नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका उपलानंद और मेरे साथ हैं अजय और डिम्पी। और जिस तरह से आप बाजार पर सुबह से ही एक सेलिंग प्रेशर हावी होते हुए देख रहे हैं और बाजार में किसी तरह की रिकवरी भी अटेम्प्ट नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत रिकवरी अटेम्प्ट हुई है तो वह सिर्फ टेक्नोलॉजी पैक से हुई है। अजय, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है, क्या ये बाजार इस वक्त एग्जिट पोल्स का भी इंतजार कर रहे हैं? एक क्लियरली रेंज बाउंड सेशन ओपनिंग से ही हम बड़े गैप के साथ खुले, गैप डाउन के साथ खुले और उसके बाद से एक रेंज में ही बाजार है। क्या एग्जिट पोल एक क्रूशियल प्ले होगा यहाँ या फिर फैक्टर इन है ऑलरेडी प्राइस में? गुड आफ्टरनून प्रियंका, गुड आफ्टरनून डिम्पी। देखिए, ऐसा है, डूबते को तिनके का सहारा जैसे बोलते हैं अंग्रेजी में भी कि मार्केट इज ट्राइंग टू क्लच ऑन टू द स्ट्रॉज। वाकई इस समय हम लोग पूरी तरीके से बेयर ग्रिप में हैं। जो मोस्ट ऑब्वियस ट्रेड था बड़े गैप डाउन के बाद वो था आईटी, बिकॉज रुपी ने नॉक लिया और वो आपने रिबाउंड देखा। इनफैक्ट आपने ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, प्योर क्रूड प्लेस भी रिबाउंड देखा। लेकिन मेरा ये व्यू है कि ये जो इंटरडे रिबाउंड्स खेल रहे हैं इस समय लोग, ओवरनाइट पोजीशन लेके कोई भी नहीं जाएगा। तो ये जो रिबाउंड आपने देखा है मार्केट में भी एक फीबल रिबाउंड आया, 600 पॉइंट 700 पॉइंट की सेंसेक्स में जो रिकवरी आई है वो सिर्फ इंटरडे ओवरसोल्ड टेरिटरी से नॉर्मलाइज वाला ट्रेड लोग खेल रहे हैं। बीटीएसटी अभी करेंगे नहीं, ब्रेव शॉर्ट्स हो रहे हैं, बट ये मत भूलिए कि शॉर्टिंग इस समय क्राउडेड ट्रेड होती जा रही है। अगर आप पीसीआर की देखें, लेवल्स देखें, ऑफकोर्स डिम्पी ज़्यादा लाइट थ्रो कर सकते हैं इस पर, इससे बाजार ज़बरदस्त ओवरसोल्ड हो गया है। इस समय तो जो वीक बेयर है वो शॉर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेयर्स ऊपर से शॉर्ट कर रहे थे, राइट। तो इस समय आपको, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स अपने भाव से जमा करिए, अपने हिसाब से पूरा पैसा एक साथ मत डाल दीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो इंट्राडे पुलबैक्स और स्ट्रेच बैक्स को आप शॉर्ट करिए, उससे ज़्यादा कुछ करिए मत। ये बाजार हल्के रहने वाला है, टाइट स्टॉप लॉसेस वाला है, पूरी ज़बरदस्त तरीके से बेयर ग्रिप में है बाजार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अच्छे इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर्स अक्रॉस द कंट्री इस समय अपने स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे लेवल्स पे कोशिश कर रहे हैं ऐड करने की। और ऐसे ही एक गेस्ट आज हमारे पास आए हैं हमारे शो पे, जो खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उनको बाजार के उतार चढ़ाव का कम इम्पैक्ट होता तो होगा, लेकिन कम इम्पैक्ट होता है क्योंकि वो डीप स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करते हैं और अपने स्टॉक्स लेते हैं और अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुवेश की, जो प्रॉस्पेरिटी चलाते हैं। ध्रुवेश, गुड आफ्टरनून और ईटीन ऑफ स्वदेश पे बात करने के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि अभी आप लोगों ने एज इन वैल्यू इन्वेस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी चेन्नई में, और वैल्यू इन्वेस्टर्स यूजुअली चेज नहीं करते कुछ स्टॉक, वो रिसर्च करते रहते हैं और वो अपने भाव से लेते हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स का इस बाजार के सॉलिड करेक्शन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है वैल्यू इन्वेस्टिंग कम्युनिटी पे, फिलॉसफी पे, क्योंकि आप खुद भी हैं उसमें से एक? थैंक यू पहले तो अजय एंड ईटी नाउ स्वदेश टीम को कि मुझे मौका मिला यहाँ पे। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जनरली वरीज जो आज चल रहे हैं सारे, वो है ग्लोबल, एंड एक्साइटमेंट जो है वो है डोमेस्टिक। अगर हम लास्ट थोड़े सालों की बात करें या थोड़े महीनों की बात करें, कंटिन्यूअसली नेगेटिव स्ट्रीम ऑफ मैक्रो न्यूज हमें लास्ट 5-6 साल में मिले, और एक के बाद एक कॉम्प्लिकेटेड चीजें हुई है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो डिमोनेटाइजेशन से शुरू हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूअसली इंटरेस्ट रेट्स के वरीज आते रहे, उसके बाद कंटिन्यूअसली आइलैंड एफएस का जो क्राइसिस हुआ इंडिया के अंदर, उसके ऊपर अगर हम चढ़ते हैं तो देखे हमने कि एक कोविड का बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इवेंट हो चुका, जिससे शायद 100 सालों में तो नहीं देखा गया था। इसीलिए लाइफ बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर एनी इन्वेस्टर। एंड नाउ हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट सब चीजें सुधर रही थी, तो जाके ये वॉर लाइक सिचुएशन आके खड़ी हो गई है। इन्वेस्टर्स के लिए ये इन बिटवीन चाइना के डेट क्राइसिस के बारे में भी हुआ। रोज अगर हम देखें तो लास्ट 5 सालों में रोज ऐसी चीजें निकलती है जिसके बारे में हमें नया ढूंढना पड़ता है या नई चीजों के बारे में समझना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम अच्छे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को फॉलो करें, जिन्होंने 30, 40, 50 साल तक अच्छे पैसे कमाए हो, तो वो लोग बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि ये सब चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, ब्रॉड एसेट एलोकेशन के बारे में हमें ध्यान रखना है। एंड एक बार अगर एसेट एलोकेशन हमारा सही हो गया तो हर बंदा हर साल कुछ ना कुछ कमा रहा है और उसमें से वो अपना एसेट को अप्रोप्रिएटली टुवर्ड्स इक्विटी, टुवर्ड्स फिक्स्ड इनकम डालते जाए। ये ब्रॉड मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया।
कहूंगा डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सो देयर आर टू मेनी रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए हैं फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। वो शायद हमें इंडिविजुअल लेवल पे गवर्नमेंट की पॉलिसियां पसंद हो ना हो, लेकिन 5-7 सालों में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जहां पे अपनी इकोनॉमी ने एक अच्छा ग्रिप और फाउंडेशन क्रिएट किया है। आज बैंकिंग के सारे एनपीएस निकल गए हैं, आज रियल एस्टेट सेक्टर की अपटिक शुरू हुई, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयर इंडिया जो हमने कभी सोचा नहीं था वो कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखें कि मल्टीपल पीएलआई स्कीम्स हो, या मैं सोच रहा हूं तो टैक्सेशन इजीनेस जो क्रिएट किया है, मल्टीपल लेवल्स पे देयर इज वर्क व्हिच इज हैपनिंग, और ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा फाउंडेशन क्रिएट होगा इंडिया के लिए। एंड एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और एज एन इन्वेस्टर हमारा काम कंपनी को ज्यादा ढूंढना है, खाली इतना ध्यान रखना है कि क्या इंडिया का ओवरऑल ग्रोथ पाथ करेक्ट लेवल पे है। एंड नेचुरली कहीं ना कहीं हमें ड्रॉडाउन्स लेने पड़ेंगे, मैं कितना भी चाहूं या ना चाहूं। 20-25-30% का करेक्शन हमारे पोर्टफोलियो में, या फॉल या बेयर या जो भी आप कहें, वो लास्ट मेरे 12-15 सालों में ऑलरेडी 4-5 बार आ चुका है। एंड उसे सहन करना ही पड़ेगा, ओनली देन वी विल बी एबल टू मेक अ बेटर आउटकम। सो ये मैं कहूंगा ऑन अ ब्रॉड लेवल मैक्रो वर्सेस डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यूज, और उसको इंकलकेट कैसे किया जाता है हमारे ओवरऑल इन्वेस्टिंग जर्नी में। ध्रुवेश, आजकल आप क्या स्टडी कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, कौन से एरियाज में आप हंट कर रहे हैं वैल्यू मल्टी बैगर्स, पोटेंशियल मल्टी बैगर्स? सबसे पहले हमारा जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है कि हर निवेशक को थोड़ा पैसा लार्ज कैप्स एंड थोड़ा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप्स में रखना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि लार्ज कैप्स में मैं इंडिविजुअली कोई कंपनी ढूंढूं, उससे अच्छा देयर आर ऑलरेडी 40 to 50 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो ऑलरेडी ये काम हमारे लिए कर रहे हैं एट अ वेरी लो कॉस्ट। और हमारी जो ग्रिप है वो है स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज में। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं हम उनको ये बताते हैं कि आप लार्ज कैप इन्वेस्टिंग वाया म्यूचुअल फंड्स करें, एंड स्मॉल एंड मिड कैप में अगर आप चाहते हो तो आप डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, जिसमें हम 20 से 25 कंपनी के करीब एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा बॉटम अप अप्रोच होता है। एंड टिपिकली आज के तारीख में मैं कहूंगा कि जैसे टूरिज्म एक सेक्टर है, डोमेस्टिक टूरिज्म है, या आईटी कंपनीज है, पर्टिकुलरली आईटी प्रोडक्ट कंपनीज जिसे आज न्यू फैशन में समवेयर वो सैस मॉडल में कन्वर्ट हो रहे हैं, निश मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो पर्टिकुलर छोटे छोटे सेक्टर्स के अंदर अपना अच्छा मार्केट शेयर लेकर बैठे हैं और उनके पास अच्छे मार्जिन्स हैं, अच्छे कस्टमर्स हैं। एंड उनके सिवा अगर मैं कहूंगा तो मुझे रियल एस्टेट थीम बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है इंडिया के अंदर, और उसका रिलेटिवली बुरा टाइम खत्म होने पे है और अच्छा टाइम आने पे है। इसके सिवा शायद मैं कहूंगा कि जो कंपनीज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के बारे में अगर थीम में बैठती हो आपके, अगर सही वैल्यूएशन में, देयर आर सो मेनी लेंडिंग कंपनीज टुडे। अगर हम मेन स्ट्रीम टॉप लाइन कंपनीज को छोड़ दें तो बहुत सारी लेंडिंग कंपनीज हैं जो आपको बुक वैल्यू के भी बिलो मिल रही है, जिसमें आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, और वहां पे कोशिश करी जा सकती है कि हम अच्छा मुनाफा ये लेवल से कमा सके। ये मैं एक आपको ब्रॉड थीम्स कर रहा हूं, बट अल्टीमेटली जो काम है वो थोड़ा बॉटम अप होता है। मैं इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में नहीं बता सकता ड्यू टू कंप्लायंस एस्पेक्ट्स, बट दीज आर सम थॉट्स जो मैं आपके सामने रखूंगा। ध्रुवेश, मार्केट के अंदर इस तरह से गिरावट हुई है कि जो क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं। अच्छा, क्रूड से तो मैं बाद में आऊँगा आपके पास। एक पॉइंट और भी है, सब लोग ये बोल रहे थे कि रियल एस्टेट के लिए एक अच्छा सर्कल शुरू हो गया। अब रियल एस्टेट में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो स्टील और दूसरा सीमेंट, दोनों महंगे हो गए, दोनों की कॉस्ट बढ़ गई है। आप ये बताएंगे कि आपकी लिस्ट में अभी ये रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी आप बुलिश हैं उस पर, या फिर ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो गए? आज से जो 6 महीने पहले बोले जाते थे अब वो 6 महीने बाद सबसे बड़े कल्प्रिट हो गए हैं। नहीं, इसको मैं दो पार्ट में कहूंगा। द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑन द रियल एस्टेट इज वेरी अट्रैक्टिव, और इसमें हमें कौन से प्राइस पे कौन सी कंपनियां मिल रही है उस पर काफी सारी चीजें डिपेंड कर रही है। बट लॉन्ग टर्म ट्रेंड में एक सिंपल चीज कहूंगा कि अगर मैं बंबई ले लूं
तो MMR रीजन जिसे कहते हैं, वहां पे हम टोटल मुश्किल से 50, 60, 70 हजार अपार्टमेंट्स नए बेच पाते हैं सालाना, जो बहुत ही कम है। ये शायद 1 या 1.5 लाख भी हो सकता है किसी और पीरियड में, और ऑलरेडी 2011 में करीबन 80-90 हजार अपार्टमेंट्स बिकते थे मुंबई रीजन के अंदर। सो हम ऑलरेडी एक बहुत बड़े डाउन साइकिल में है, और वहां से यहाँ से हम ऐसा देखेंगे कि अगले 5 सालों में वी विल बी मटीरियली अप देन डाउन फ्रॉम हियर। सो और यही सिचुएशन टॉप 8 सिटीज ऑफ इंडिया के हैं, यानी वो बैंगलोर कह दो, चेन्नई कह दो, अहमदाबाद बोल दो, या NCR रीजन कह दो, या कोलकाता बोल दो, या पुणे बोल दो। ये सभी चीजों के अंदर इसी तरीके का डाउन ट्रेंड से हम कहीं ना कहीं बॉटम रेंज में है, जहां से शायद हम इधर से अच्छा खासा उछाल देखेंगे। सो ये हो गया ओवर अ लॉन्ग टर्म। नाउ कमिंग टू दी शॉर्ट टर्म पार्ट के कॉस्ट, तो स्टील एंड सीमेंट डेफिनेटली आर द बिगेस्ट इनपुट। लेकिन अगर आप इसे भी मैं 2 पार्ट्स में कहूंगा, अगर आप मुंबई रीजन में देखेंगे, जहां पे कोई भी अपार्टमेंट की वैल्यू पर स्क्वायर फीट बेसिस पे 25,000 से नीचे कुछ नहीं है, और ऑन एन एवरेज इट राइजेस टू 40-50,000, तो मुंबई जैसे मार्केट में कॉस्ट इंक्रीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता है, क्योंकि कॉस्ट कहीं ना कहीं 2,000 रुपया पर स्क्वायर फीट है प्योर कंस्ट्रक्शन की, और उसमें से भी अगर हम स्टील और सीमेंट को गिन लेते हैं तो वो 500 या 700 या 800 रुपए की है। अगर वो मान लो 20% से भी बढ़ जाते हैं तो 200 रुपए का इम्पैक्ट है, और वो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। तो एक ये हो गया। अगर हम नॉन मुंबई मार्केट की भी बात करें, जहां पे 7, 8, 9 हजार के करीब में लिस्टेड प्लेयर्स बेचते हैं, तो उनके भी मुकाबले जहां पे 1500, 2000 की प्योर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो वहां पे भी वो इम्पैक्ट इतना बड़ा नहीं है रियल एस्टेट के लिए कि वो अब्सॉर्ब ना कर पाए। द बिगर प्रॉब्लम विल हैपन के जो आज 6.5% में लोन मिल रहा है होम लोन, अगर वो होम लोन 7.5% में हो जाता है तो वो ज्यादा असर करता है रादर देन द कॉस्ट इंक्रीजेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पता भी नहीं चलता है, और वो 200 रुपया भाव बढ़ जाएगा, कॉस्ट में कोई कमी आ जाएगी, कुछ ना कुछ बिल्डर्स भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। सो ये 2 तरफ से मैं कहूंगा ऐसे। ऑलराइट दुर्वेश, गुड आफ्टरनून, प्रियंका हियर। ऐसे में कोई और इंटरेस्टिंग थीम्स जो आप स्टडी कर रहे हो, जो लगता हो जो फ्यूचरिस्टिक थीम को लेकर, क्योंकि बाजार अब नए सोल्यूशंस ढूंढना चाहेगा, जिस तरह से क्रूड के प्राइसेस है, ऑफ कोर्स क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसी ट्रिगर पर हमने देखा कि कई सारे स्पेस से, शुगर स्पेस से काउंटर्स वहाँ मोमेंटम है। लेकिन कोई और ऐसा बिजनेस मॉडल या फिर कोई इंपॉर्टेंट थीम आप स्टडी कर रहे हो जो इंटरेस्टिंग आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें? सो हम डेफिनेटली ये सोलार थीम को देख रहे हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि उसमें हर जगह से देयर इज अ वरी ऑफ मार्जिन, क्योंकि अगर आप पूरा वैल्यू चेन स्टडी करेंगे सोलार के अंदर, तो अल्टीमेटली जो बिजली खरीदते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट एजेंसीज होते हैं, और वो लोग एक बिडिंग करवाते हैं जिसके अंदर पर मेगावाट प्राइसिंग काफी नीचे आता रहा है। एंड एक तरफ से आपका प्राइसिंग रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरी तरफ से आपका कॉस्ट बढ़ गया है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, इंपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स। सो यहाँ पे ग्रोथ बहुत जबरदस्त आएगी, क्योंकि डिमांड स्पेशली क्रूड ऊपर होने के कारण बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड वाइड यही सोचेगी कि हमें एनर्जी डिपेंडेंस हमारा कम करना है। इसीलिए इट इज डेफिनेट कि सोलार रिलेटेड एरियाज में बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा जरूर, लेकिन उसके अंदर कौन से पार्ट ऑफ वैल्यू चेन में पैसा बनेगा वो बहुत मुश्किल है अभी के लिए कहना। सो ऑफ कोर्स रिलायंस की जो एंट्री है, स्टर्लिंग विल्सन सोलार करके कंपनी है जिसे हम फॉलो करते रहते हैं टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू चेन में वो कहाँ है, किस तरीके से फायदा करेंगे। लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग बट वेरी डिफिकल्ट टू कॉल के यहाँ पे कौन कितना पैसा कमाएगा और किस तरीके से कमाएगा, और हाउ दिस विल शेप अप, क्योंकि बहुत सारे नए प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत सारे नए बड़े लोगों ने अपना एम्बिशन जताया है ये सेक्टर के अंदर, और अल्टीमेटली यहाँ पे 4 या 5 ही चीजें आप कर सकते हो। एक है कि आप जो वेफर्स बोलते हैं जिसे वो बनाएं, दूसरा है आप ईपीसी करें, तीसरा है आप एक पावर प्रोड्यूसर एसेट ओनर्स बन जाए। कहीं ना कहीं ये 3 या 4 ही चीजें हैं जो आप वैल्यू चेन में हो सकते हो, और हर जगह पे आरओई की कैपिंग है। एंड कहीं ना कहीं अगर ईपीसी प्लेयर्स की बात करूं तो वहां पे मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि वो लोग अपना कॉस्ट क्राइसिस कैसे मैनेज करेंगे अभी।
सो एक है कि ये सोलार थीम है, बट मोर देन ये नए थीम्स के बारे में, क्योंकि ये तो इवॉल्व होंगे एंड एज एन इन्वेस्टर वी विल कीप फाइंडिंग न्यू आइडियाज, बट देयर आर सो मेनी एग्जिस्टिंग कंपनीज जो मिड एंड स्मॉल कैप में भी, स्पेशली क्योंकि मैं मिड एंड स्मॉल ज्यादा ट्रैक करता हूं, और इवन लार्ज कैप में भी अगर एशियन पेंट ही 35-40% गिर गया है या 25-30% गिर गया है, या वर्लपूल जैसे कंपनीज या मेनी लार्ज कैप कंपनीज हैव फॉलन सब्सटेंशियली, इवन दो उसके ऑप्टिकली वैल्यूएशंस अभी भी महंगे लग रहे हैं, बट वहां पे भी जो लोग फिशिंग कर रहे हैं उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अभी के टाइम पे मिलता होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ऐसे टाइम पे मार्केट में लोगों के पास पैसे ही कम होते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लोग ऑलरेडी पूरा इन्वेस्टेड होते हैं, अच्छे टाइम में भी इन्वेस्टेड होते हैं, बुरे टाइम में भी इन्वेस्टेड होते हैं। सो ये प्रॉब्लम मैं तो देखता हूँ हमारे इन्वेस्टर्स में भी, मैं देखता हूँ कि जब भी मार्केट गिरती है तभी वो लोग काफी स्कैर्ड हो जाते हैं, और जब भी मार्केट बढ़ती है तभी वो लोगों को काफी कंफर्टेबल फील होता है और इसीलिए नए पैसे डालने आ जाते हैं। सो अगर हम ही हमारे दुश्मन हैं एक तरीके से, मैं कहूँ कि अगर मार्केट गिरती है तो हमें थोड़ा डालना चाहिए, हमारी इनकम तो इंटैक्ट है। मोस्ट ऑफ द पीपल का गुजारा स्टॉक मार्केट से नहीं होता है, उनकी इनकम कहीं और है और वो यहाँ पे अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने आते हैं। वो टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए ये मार्केट काफी कंड्यूसिव है, हर सालाना जो अपना इन्वेस्ट करते हैं। ध्रुवेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि सेलेक्टिवली मिड स्मॉल कैप में अच्छे से रोबस्ट बिजनेस मॉडल वाले स्टॉक्स को अब देखने का थोड़ा थोड़ा समय आ गया है। बात करते हुए अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क की एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इनफैक्ट उससे पहले आपको हम जितने भी बड़े वॉइसेस आज हमने बात की जिनसे, तो सो दैट आप समझ सकें कि ये जो करेक्शन का फेज चल रहा है ये एक साइकिल का पार्ट है। इसमें बहुत पैनिक करके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को आप उतावलेपन में कहीं लिक्विडेट ना कर बैठें। इस करेक्शन के फेज को कैसे अप्रोच करें, ये एक कलेक्शन ऑफ थॉट्स जो हमने सुबह से आपके लिए जमा किया। रशिया और यूक्रेन जो दोनों हैं वो कमोडिटीज में काफी बड़े प्लेयर्स हैं, तो ऑयल गैस तो है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारी एग्री कमोडिटीज जैसे गेहूं है या पोटैश है जो मतलब फर्टिलाइजर के लिए यूज होता है, या बहुत सारे मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम, निकल, पैलेडियम, इन सब में ये सब बड़े प्लेयर्स हैं। तो आप जनवरी से देखें तो ये युद्ध होने के पहले ही ये सारे जो कमोडिटीज हैं इसमें 20 से 30% की बढ़त हुई थी, और युद्ध के बाद थोड़ा और हुआ है। तो आपको अब अगर भारतीय बाजारों को भी देखना है तो इस लेंस से देखना होगा कि कौन से सेक्टर्स और कंपनीज को इससे फायदा होगा और किसको घाटा होगा, किसके लिए ये आउटपुट का प्राइस बढ़ा है और किसके लिए इनपुट का प्राइस बढ़ा है, तो वो आपको देखना होगा। और जैसा मैंने पहले भी आपके चैनल पर कहा है, और ये अभी की बात नहीं है, ये मैं पिछले नवंबर दिसंबर से कह रही हूँ कि इस साल मेरे दिमाग में जो सबसे बड़ा खतरा, मैक्रो खतरा है इंडिया में, वो है रुपी डेप्रिसिएशन का, कि रुपये पे दबाव बना रहेगा। और ये सब जितनी भी उसके बाद से ये घटनाएं हुई हैं उससे वो ज्यादा ही बढ़ेगा रुपया पे दबाव। तो ये एक चीज और है जो आपको अपने निवेश में ध्यान में रखनी होगी। 2-3 इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं। सो जैसे एशियन पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो की, मैं मेरे परिवार वाले, हमारे क्लाइंट सारे एशियन पेंट्स में इन्वेस्टेड हैं एज अ डिस्क्लोजर। सो एशियन पेंट्स हमारे पोर्टफोलियो की एक कंपनी है जिसमें क्रूड ऑयल डेरिवेटिव इनपुट के तौर पे जाते हैं, और पिछले कुछ दिनों में एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस दबाव में है क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइस राइज पे है, राइट। पिछले 20 साल में ऐसा 7 बार ऐसा हो चुका है कि एशियन पेंट्स का 3 महीने के अंदर शेयर प्राइस 20% से ज्यादा गिरावट में आए। 7 में से 5 बार ये क्रूड ऑयल प्राइस हाइक रिलेटेड रीजन रहा है। एक डिमोनेटाइजेशन था जहां क्रूड ऑयल प्राइस इतना नहीं था, लेकिन 7 में से 5 बार क्रूड ऑयल प्राइस रिलेटेड रीजन रहा है। उन 7 बारियों में अगर आप एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस 20% गिरने के बाद अगले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो चाहे वो 20 के बाद 25 गिरा हो, चाहे 30 गिरा हो, वो भूल जाइए। 20 गिरते ही सपोज करिए कोई इन्वेस्टर खरीद ले, तो उसके 1 साल बाद की परफॉर्मेंस ऑन एवरेज 40% रही है, राइट। 7 बारियों में मिनिमम परफॉर्मेंस अगले 1 साल की 20% रही है, एवरेज 40, मिनिमम 20। ये क्यों होता है? ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि एशियन पेंट्स ने
हिस्टोरिकली क्रूड चढ़ने पे अपनी प्राइसिंग पावर का भरपूर फायदा उठाते हुए कंपटीशन को और दबाया है, अपना मार्जिन प्रोटेक्ट किया है, एज ए रिजल्ट फंडामेंटल्स और स्ट्रॉन्ग किए हैं। तो इस तरह की कंपनियां अगर आपके पोर्टफोलियो में रहती हैं तो चिंता का इतना विषय नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी और तरह की कंपनियां हो सकती हैं जो इनपुट कॉस्ट को पास ऑन ना कर पाए, वहां पे इन्वेस्टर को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये काफी सेक्टर्स में ऐसा होता है। आजकल इनपुट कॉस्ट रिलेटेड ज्यादा प्रेशर है मार्केट क्रैश में, तो ये रीजन है। 2 महीना पहले फेड हाइक करेगा, वो रीजन था। उससे पहले कोविड हुआ करता था। तो डिफरेंट रीजन से डिफरेंट स्टॉक्स अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। जैसे 2 साल पहले कोविड क्रैश में बजाज फाइनेंस बहुत ज्यादा गिरा था, जब लोगों को कंसर्न हुआ था कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग है। हमने जो स्टॉक कम गिरे थे पोर्टफोलियो में, उनको थोड़ा सा बेच के बजाज फाइनेंस के लिए जगह बनाई, बजाज फाइनेंस को और खरीदा। सिमिलरली पिछले 1 साल में जैसे डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनियां, और ये सारी कंपनियां डिस्क्लोजर के लिए, ये सारी कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में हैं, हमारे फैमिलीज के एक्सपोजर में हैं और हमारे क्लाइंट्स के एक्सपोजर में हैं। तो ये सारी कंपनियां पिछले 1 साल में डिफरेंट रीजन से गिरी हैं। हमने कंटिन्यूअसली जो कम गिरा है उसको थोड़ा सा शेव ऑफ करके जो ज्यादा गिरा है उसको खरीदने की कोशिश करिए। तो ये अपॉर्चुनिटीज रहती हैं सिर्फ तब जब आपको पूरा भरोसा हो कि फंडामेंटल में अगले 2-3 साल, अगले 1-2 साल के टाइम पीरियड को देखते हुए फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस का कारण नहीं है। जो कुछ भी रीजन निकल के आ रहा है शेयर प्राइस वीकनेस का, वो टेम्परेरी है। सिर्फ तभी आप इसका अपॉर्चुनिटी की तरह इसका फायदा उठा सकते हैं, जो हम करते आते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर का एक्सपोजर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में है, डोमेस्टिक स्टॉक्स में है, और डोमेस्टिक सिचुएशन में ऐसी है कि शॉर्ट टर्म, नियर टर्म में चैलेंजेस है, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके कारण मार्जिन थोड़े कंपनीज के प्रेशर में रहेंगे ये 1-2 क्वार्टर के लिए। मगर लॉन्ग टर्म में जो दिख रहा है वो है कि ये वॉर या ऐसी स्थिति के कारण इंडिया के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स में कुछ मैं कमी नहीं देख रहा हूँ। और ग्रेजुअली जैसे ही हमको कोविड की इम्पैक्ट ढलते जा रही है, ऑटोमेटिकली डिमांड रिवाइवल आएगा। और जैसे डिमांड रिवाइवल आएगा तो 2 बात बनती है, एक कंपनीज की टॉप लाइन बढ़ेगी, और दूसरी चीज यह है कि मार्जिन प्रेशर भी थोड़ी हट जाएगी, क्योंकि डिमांड जब बढ़ता है ना, तब प्राइस इंक्रीज थोड़ा कंज्यूमर को पास ऑन कर सकते हैं कंपनीज। तो मेरे ख्याल में ये नियर टर्म में जो एक ब्लैक स्वान इवेंट हुआ है, ये यूक्रेन वॉर की स्थिति के कारण, जहां पे लिक्विडिटी ज्यादा वैल्यूएशंस को बढ़ा रही थी, वहां पे अभी गिरावट भी ज्यादा है। जैसे आपने कहा अभी बैंकिंग स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में, जहां पे एफआईआईस ने ज्यादा निवेश किया था, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई थी, उनके ऊपर ही जब विड्रॉल होता है तो ऑटोमेटिकली गिरावट उधर ही होती है। तो ऐसे सिचुएशन में निवेशकों को लमसम में अगर डालेंगे तो शायद कल कुछ वॉर का न्यूज खराब आए और भी गिरावट आए तो नाराजगी आ सकती है। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टमैटिक अप्रोच, अगर एसटीपी एसआईपी के थ्रू आप मार्केट में निवेश करेंगे, ऐसा मौका आपको दोबारा मिलना बहुत मुश्किल है। प्राइस फॉल का खाली सेलिंग कारण नहीं है, क्योंकि अगर काउंटर टू काउंटर जो एफपीआईस बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अगर वही स्टॉक्स को खरीद रहे हैं, तो सेलिंग प्रेशर कम हो सकती है। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब एफआईआईस बेच रहे हैं, वो अपने एलोकेशन के बेसिस पे बेच रहे हैं, मगर खरीदारी जो डोमेस्टिक एमएफ्स और एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनीज कर रहे हैं, वो ब्रॉडर मार्केट पे कर रहे हैं। तो पूरा को पूरा जो सप्लाई, जो नाम आपने बताया था ना, उसमें जो सप्लाई स्टॉक का रहा है, पूरा अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, इसलिए गिरावट आ रही है प्राइस में। क्योंकि एफआईआईएस को ऐसे कोई जो नाम आपने लिया था बैंकिंग सेक्टर में, खास करके उनको नाराजगी उन स्टॉक्स में नहीं है। क्या है कि उनकी जो अलोकेशन है, आप निफ्टी में ब्रेकअप देखिए ना, अलोकेशन इनकी स्टॉक्स की हाई है, तो ऑटोमेटिकली सेलिंग भी ज्यादा होती है, मगर उतना अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी डोमेस्टिक मार्केट में नहीं है, क्योंकि वो एक ब्रॉड बेस्ड अप्रोच ले रहे हैं। क्योंकि भविष्य में इंडियन इकोनॉमी जब बढ़ती है, तो इवन विद इन बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बैंक्स, स्मॉल मीडियम लार्ज कैप सब बैंक्स का एक फायदा होगा। तो वो भी खरीदारी जो डोमेस्टिक एमएफ्स और अदर डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स कर रहे हैं, ब्रॉड बेस कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी खरीदारी एफआईआईएस कर रहे हैं, वो ज्यादातर लार्ज कैप और लार्जर मिड कैप में हो रहा है, तो नेचुरली पूरा का पूरा ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इसलिए वहां पे गिरावट ज्यादा है, मगर वो सिचुएशन भी सेट राइट होगी। जैसे ही बहुत करेक्शन आता है, तो डोमेस्टिक एमएफ्स भी सेटअप करके एट अ लोअर प्राइस उसको खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल में अगले 3 साल की आउटलुक में मेरे को बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनबीएफसी स्पेस एक्चुअली ए वेरी गुड स्पेस है। तो यहाँ पे जो भी बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी मैं बता रहा था, मैं खास करके इधर मैं कहूंगा कि डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप्स करनी चाहिए इन ऐसे दिग्गज बैंकों में और दिग्गज एनबीएफसी में।
I am relatively bullish that in the pullback after this fall to 15,500 or 15,700, whatever we make a low in the next 2 days, I from Wednesday think that we will start to stabilize. Consolidation for the month of March, I cannot rule out, but April will be the best month and May will be a new high. So I am convinced that this is the last of the fall for global or external reasons. इस कारण से आपको बने रहने में ही समझदारी है. I know it's difficult, बट आपको बने रहना है अगर पैसे आगे कमाने हैं. और याद रखना, शॉर्ट टर्म में पेन लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा गेन देगा. कभी भाव और सर्कमस्टांसेस साथ नहीं आते. अब किसी ने सोचा था कि $80 वाला 125 हो गया, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है. ग्लोबली देयर विल बी अ लॉट ऑफ टूज एंड फ्रोज, इफ्स एंड बट्स, बट मेरे को पता है कि मैं कन्विंस्ड हूं कि ये मार्केट, एटलीस्ट इंडियन मार्केट इन माय कॉन्टेक्स्ट, is in the last of the fall. Now last of the fall means that there will be consolidation and you have to be stock selective. Hindalco, Tata Steel are hitting new highs. Secondly, you have seen that along with oil and gas, energy are outperforming. अब technology seems a very good play on the rupee front. तो आप एक basket बनाइए, कोई अच्छा ETF लीजिए, लेकिन बने रहिए. You cannot have this abnormally continuing for too long. I think we are oversold, overstretched because of fear. And I am convinced that we will go to new highs in the month of end April, May, and that is how much conviction I have. So अगर आप उसमें faith रखते हैं, you have to start buying. There is no Monday or Tuesday or Wednesday for you. Do a sip or put in small amounts of money wherever you are comfortable with the valuation of the stocks. तो बाजार के दिग्गज खिलाड़ी आपको बताते हुए कि मार्केट्स के अंदर आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है. इस तरह के जब एबनॉर्मल फॉल आए, एबनॉर्मल राइज आए मार्केट के अंदर, तो डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए. खैर, 2 टेक्निकल एनालिस्ट और एक आधे फंडामेंटल एफएडो एनालिस्ट भी मेरे साथ जुड़े हैं. राजेश पलविया जी हैं और श्रीकांत चौहान हैं. श्रीकांत चौहान तो कोटक सिक्योरिटी से हैं और राजेश जी हमारे एक्सेस सिक्योरिटी से हैं. उनसे हम करते हैं बातचीत. राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए. ओवरऑल मार्केट का कहीं बॉटम बनता हुआ दिखता है या फिर ये फ्री फॉल होगा? रोज़ आओ 300 पॉइंट गवाओ सो जाओ, फिर सुबह उठो 300 पॉइंट गवाओ सो जाओ. देखिए, मुझे आपकी बात से ना वो एक याद आ गया, मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा. वो कौन सा एक ओटीटी का आजकल वो चल रहा है ना मीम, नवाजुद्दीन का, वो कौन सा ओटीटी का था, सीक्रेट गेम्स का, रोज सुबह उठो मार खाओ सो जाओ वैसा कुछ तो कुछ याद दिला रहे ऐसा ही है क्या? रोज सुबह उठो 300 पॉइंट गिरो फिर सो जाओ, फिर अगले दिन फिर 300 पॉइंट गिरेंगे फिर सो जाएंगे. तो बिल्कुल. गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, गुड आफ्टरनून अजय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन. सो देखिए, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है मार्केट का और ये डिफ़िकल्ट फेज़ भी कुछ वक्त में ज़रूर निकल जाएगा. लेकिन बिल्कुल मार्केट का टेक्सचर जो बना हुआ है कि जो भी आप स्टडी करेंगे, जो भी आप आज स्ट्रेटजी बना के नेक्स्ट दिन के लिए जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट दिन का जो गैप डाउन होता है वो सारे लेवल्स को ब्रीच करके वो कोई नए लेवल पे मार्केट ट्रेड करते हुए दिखता है. हालांकि 16,000 का लेवल भी ब्रीच हो गया और अब हम 16,850 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, अगर पूरे इंटायर रैली का अगर हम 61% रिट्रेसमेंट भी लेते हैं, 14,140 से जो रैली स्टार्ट हुई थी वहां से 18,600, उसका पूरा इंटायर रैली का 61% रिट्रेसमेंट था, वो करीब था 15,850 पे. वो लेवल को भी आज मार्केट ने तोड़ के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है और पूरे दिन में भी कोई एक रिकवरी का साइन अभी भी कहीं देखने को नहीं मिला. कुछ सिलेक्टिव पॉकेट जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है मेटल की तेजी से या क्रूड की तेजी से, वहां जरूर एक बाइंग का ट्रेड बना है, बट अगेन वहां पे भी बाइंग के लिए कंफर्ट नहीं है. तो मार्केट में अभी भी कहीं स्टेबिलिटी नहीं आ रही है जब तक कि ये वॉर सिचुएशन से, जब तक हम कहीं ना कहीं कोई कंफर्ट जोन वहां से जब तक कोई न्यूज़ फ्लो नहीं बनेगा, हमें नहीं लगता कि मार्केट में अभी कंफर्ट आएगा. क्योंकि बायर्स अभी बैकफुट पे, जो कैश पे भी बैठे हैं वो भी अभी यहाँ पे एग्रेसिव बेट नहीं ले रहे मार्केट में, वो भी अभी बैकफुट पे, क्योंकि सिचुएशन इज स्टिल आउट ऑफ कंट्रोल कि कैसे ये पेन आउट होगा और कितने टाइम तक रहेगा. क्योंकि जो मार्केट में डैमेज होना है वो तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में डैमेज हो चुका है. अब जब तक सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं होंगे, हमें लगता है कि बाइंग जो आना चाहिए मार्केट को, जो कि एक लेवल पे कहीं होल्ड करे या सस्टेन करे, वो आना अभी बचा है और वो सेंटीमेंट डेवलप होंगे ग्लोबल क्यूज से, और उसके लिए अभी एवरीबडी इज वेटिंग कि वो कब कहाँ डेवलप होते हुए दिख रहे हैं. तो हमें लगता है स्ट्रक्चर वीक है. अब जब तक 16,000 के नीचे ट्रेड करेंगे वहां हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी लेना चाहिए. ठीक है राजेश जी, अभी आप बाहर बैठे या फिर सेल ऑन राइज करने के लिए वेट कर रहे हैं वापस से?
तो देखिए अभी हम सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी का वेट कर रहे हैं मार्केट में, लेकिन वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही क्योंकि 400 पॉइंट गैप डाउन के बाद शॉर्ट करना इट्स नॉट इजी टास्क, और रिटेल के लिए तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है 400 पॉइंट गिरने के बाद कोई शॉर्ट बेट भी लेना। लेकिन फिर भी जो भी स्टॉक्स में फ्रेश नया ब्रेकडाउन हो रहा है वहां जरूर हम शॉर्ट की स्ट्रेटेजी जरूर बना रहे हैं, और कुछ पॉकेट्स में बाइंग इंटरेस्ट भी बना हुआ है, तो वहां बाई के भी ट्रेड कॉल हम यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। ऑलराइट, ठीक है, हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आज शाम से एग्जिट पोल आने लग जाएंगे, मार्केट्स कल रिएक्ट करेगी उस पर, क्या प्राइस में फैक्टर इन है यूपी इलेक्शंस के रिजल्ट्स, आउटकम? क्या वहां पर आपके पास कोई और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल, तो देखिए अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में जो एक कन्विक्शन था वो 16,000 या 15,850 तक तो बिल्कुल बरकरार था, कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट इतने बड़े गैप से खुलने के बाद एक बार 15,800 के करीब काफी अच्छा सरवाइव हो सकता है। एक बार हमने रिकवरी भी देखी थी, लेकिन जैसे ही मार्केट क्लोजिंग के सेशन में जैसे ही शिफ्ट होने लगता है तब हमने ऑलवेज एक बिकवाली देखी है, और आज के दिन में भी हमने अच्छी एक बिकवाली वापस देखी है। हमें लगता है कि मार्केट जो है वो क्लियरली एक अंडर फियर फैक्टर आ चुका है, और यहाँ से अगर नेक्स्ट अगर लेवल्स देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये मार्केट एक बार 15,600 या 15,500 के भी लेवल्स दिखा सकता है। साथ ही साथ जो रिकवरी है वो काफी लिमिटेड रहेगी, क्योंकि क्रूड जो है वो 130 के करीब जा चुका है, और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वहां पे हमें लगता है कि उसके जो आउटकम है उसको अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है, क्योंकि जो क्रूड में हमने बढ़ोतरी देखी है, जो डॉलर इंडेक्स में हमने बढ़ोतरी देखी है, और जो अपनी करेंसी वीक हुई है, मुझे लगता है यही फैक्टर्स काफी है फंडामेंटल्स को डिटोरिएट करने के लिए। तो शॉर्ट टर्म में जो भी प्रेशर है वो यूक्रेन रशिया का टेंशन है, और जो यूपी इलेक्शंस के और पंजाब इलेक्शंस के जो नंबर्स आने वाले हैं, तो जो भी एग्जिट पोल्स आएंगे उसका मुझे लगता है कि एक अलग से फैक्टरिंग होगा। अगर ये नंबर्स अगर अच्छे आ जाते हैं, अगर फेवरेबल आते हैं, तो हमें गैप अप ओपनिंग मिल सकती है। साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये जो मार्केट है वो अभी एग्जॉशन गैप में कन्वर्ट हो चुका है, और एक एग्जॉशन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो जैसे ही मार्केट वीक होता है, यूएस मार्केट वीक होते हैं, तो वर्ल्ड मार्केट्स वीक होते हैं, अपने मार्केट एक्सपेक्टेशन से ज्यादा वीक खुलते हैं, और अगर मार्केट्स अगर वहां पे अगर अच्छे हैं तो हम एक्सपेक्टेशन से कम ऊपर खुलते हैं। तो क्लियरली पता चलता है कि मार्केट में फियर है, और मार्केट जो है वो एग्जॉशन ट्रेंड में आया है, और ऐसे मार्केट जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, यानी कि हम शायद 15,600 के लेवल्स देखेंगे, लेकिन उसके बाद रिकवरी भी उतनी ही जोर से आ सकती है। तो वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, रिवर्सल पे बाय और सेल की सिग्नल्स ढूंढने चाहिए। तो दैट मीन्स श्रीकांत, यहाँ से अभी 15,800 के आसपास, 15,600, 200 पॉइंट्स आप देख रहे हैं कि कहीं और यहाँ और स्लिप करेगा मार्केट्स, और वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो क्या 15,600 एक बड़ा इंपॉर्टेंट बेस मान सकते हैं? बिल्कुल, तो देखिए वैसे मार्केट जो है वो लगातार गिरते जा रहा है, और अगर लगातार गिरता है तो उसमें एक ओवरसोल्ड एक्टिविटी बनती है। साथ ही साथ 15,500 या 15,600 के जो लेवल्स थे वो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जब जुलाई 2021 में हमने जो मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी देखी थी, उस वक्त के वो लेवल्स थे, और उसके जो लोअर लेवल्स थे वो तकरीबन 15,550 से लेकर 16,000 के थे, और उसी लेवल्स के करीब मार्केट ने तकरीबन वहां पे 1.5 से 2 महीने का वक्त निकाला था। मुझे लगता है कि वो लेवल जो रहेगा वो मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर हम शायद उन लेवल्स को अगर देख लेते हैं कल के दिन में, तो वहां पे हमें एक कॉन्ट्रा व्यू लेके एक लॉन्ग पोजीशंस बनानी जरूरी है। श्रीकांत, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक, इनफैक्ट स्पेस पूरी ओवरसोल्ड, मतलब बहुत ज्यादा पनिश हो रही है बाजार में, वो है पेंट स्पेस, स्पेशली ऑब्वियसली बिकॉज क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कॉस्ट का वहां से आता है, तो पूरा पनिश हो रहा है स्पेस। और ऐसे टाइम में जब $130 क्रूड हो गया है, एक कंपनी आके बोलती है कि सीमेंट कंपनी, बहुत ही सक्सेसफुल सीमेंट ग्रुप, कि हमको पेंट के बिजनेस में घुसना है, और ये तीसरी बड़ी कंपनी है या ग्रुप है जो पेंट में स्पेस में अनाउंस कर रही है फोरे, जो कि बर्जर और एशियन पेंट्स ने बहुत बड़ा मार्केट शेयर पकड़ के रखा है, ऑलमोस्ट ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है, वो है जेके सीमेंट। आज 12% है नीचे। आप चार्ट पे देख के बताएंगे जेके सीमेंट, बिफोर हम एनालाइज करें, हम बाद में हमने पूरा एनालिसिस रखा हुआ है कि क्या है ऐसा इस सेक्टर में कि सीमेंट कंपनी जा रही है उसमें, लेकिन आप चार्ट देख के बताएं पहले जेके सीमेंट। बिल्कुल,
अगर चार्टिकली अगर बात करते हैं तो जेके सीमेंट में हमने एक बड़ी रैली देखी थी और 3,800 से अगर कोई स्टॉक सबसे पहले गिरने की अगर किसी ने अगर शुरुआत की हो अगर सीमेंट में तो वो जेके सीमेंट ने की थी और ये स्टॉक काफी जोर से गिरा है। 3,800 वाला स्टॉक तकरीबन 2,300 के करीब आ चुका है। टेक्निकली अगर पास्ट ट्रेंड को देखेंगे तो वहां पे डाइवर्जेंस बना था और जब मार्केट में बाकी सीमेंट कंपनीज में हमने कई बार एक उछाल देखा था तो इसमें वो उछाल मिसिंग था। तो क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्राइस नोज लॉट ऑफ थिंग्स वेल इन एडवांस। पेंट इंडस्ट्री मुझे लगता है कि उसमें एंटर होने की वजह यही है कि जो भी सीमेंट कंपनीज में है उनके ये सब मुझे लगता है कि एक अलग उनके लिए बिजनेस वर्टिकल्स ओपन हो जाते हैं और वहां पे भी इनके मार्जिन काफी अच्छे हैं। तो छोटा भी अगर बिजनेस होगा तो भी वो अच्छे मार्जिन पे काम कर सकते हैं। लेकिन अभी जो क्रूड की दिक्कतें बढ़ गई है या तो अचानक से जो क्रूड में उछाल आया है उसके बाद जो सेल ऑफ हुआ है, मुझे लगता है कि वो सब पकड़ के अगर देखें तो हमें लगता है कि जो स्टैंड अलोन पेंट कंपनीज रहेंगी वो ज्यादा बेनिफिट करेंगी एज कम्पेयर टू दीज कंपनीज विच वांट टू एंटर इनटू दिस बिजनेस न्यूली। साथ ही साथ अगर ये अनाउंसमेंट अगर हो गई है और अगर इतना दिक्कत भरा समय है तो मुझे लगता है कि इनमें और हमें एक गिरावट देखने मिलेगी। हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स है वो 2000 के करीब के है, 2000-2050 के करीब के, वहां पे जेके सीमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। करंट लेवल्स में इसमें एक वर्टिकल डाउन ट्रेंड बना हुआ है, एक फॉलिंग नाइफ जैसा चार्ट है और बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से मुझे लगता है कि बचना चाहिए। चलिए अब विनी के पास चलते हैं 2 मिनट के लिए और समझते हैं कि ऐसा क्या है पेंट्स के बिजनेस में, डेकोरेटिव पेंट्स के बिजनेस में, कि कंपनी आफ्टर कंपनी लास्ट 6 महीने में 3 बड़े ग्रुप्स ने पेंट्स के बिजनेस में फोरे अनाउंस किया। विनी ने एक एनालिसिस करके रखा है कि क्या पॉसिबल हो सकता है, इस इंडस्ट्री का प्रॉफिट स्ट्रक्चर कैसा है और विदेशों में क्या हो रहा है। विनी बताइए, एनालाइज करके बताइए। सो अजय, जैसे आपने बताया लास्ट 6 महीने में काफ़ी सारी कंपनियों ने पेंट इंडस्ट्रीज़ में एंटर किया है। तो ये पेंट इंडस्ट्री काफ़ी अट्रैक्टिव है। पहले इसकी ग्रोथ की बात करें तो इंडियन पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी कोरिलेटेड है जीडीपी से, जो है 2 टाइम्स दैट ऑफ जीडीपी, 2 टाइम्स ग्रोथ पे होगी जीडीपी के ग्रोथ पे। उसके अलावा पेंट इंडस्ट्री जो ग्रो हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और कंपेयर करें पेंट इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री की, तो पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है अराउंड 17% पे इन द नेक्स्ट 4 years CAGR कंपेयर करें, और सीमेंट इंडस्ट्री की है अराउंड 5% CAGR की ग्रोथ जो एक्सपेक्ट करते हैं CAGR बेसिस पे 2024 तक, फ्रॉम 2019 टू 2024। तो ग्रोथ भी देखें तो ये पेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ भी काफ़ी सारी है ना। ये अट्रैक्टिव क्यों है, क्या मेन पॉइंटर्स है, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है? 1, हायर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो पर कैपिटा कंजम्पशन है पेंट इंडस्ट्री का वो इंडिया में काफ़ी लो है कंपेयर टू ग्लोबल पीयर्स, तो वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं रीपेंटिंग का जो बिजनेस होता है, वो उसकी जो साइकिल थी वो पहले थी 7 to 8 years में एक बार कोई इंसान पेंट करता था, रीपेंट करता था घर को। अभी वो हो चुकी है 4 to 5 years, तो वो भी कम हो चुकी है, तो वो भी पेंटिंग काफ़ी बढ़ चुका है। उसके अलावा है शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, तो वो भी अपॉर्चुनिटी देता है इन कंपनी को गेन करने के लिए, मार्केट शेयर के लिए। और राइजिंग इनकम लेवल्स है, रैपिड अर्बनाइजेशन ट्रेंड जो इंप्रूव हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर बूम तो हम देख ही रहे थे, तो वो भी ड्राइव करेंगे ये ग्रोथ को, पेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ को। ये काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट्स हो जाते हैं इन सब कंपनियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी काफ़ी डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। तो श्योरली ये सपोर्ट करती है इन सब के ग्रोथ को, और ये मेन ग्रोथ ड्राइवर्स है, पॉजिटिव फैक्टर्स है जो ये कंपनियाँ देख सकती है। ठीक है, तो मैंने यही बता रहे हो कि पेंट सेक्टर क्यों इस पीछे आकर्षित कर रहा है सबको, और नई नई कंपनीज क्यों इसके अंदर आना चाहती हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताते हुए दिख रही है। इससे पहले चार्ट की स्टडी भी हमने की है। इससे पहले वाली कुछ पेंट कंपनीज भी हैं जिनकी हालत आजकल ठीक नहीं है, उसमें एक एशियन पेंट्स भी है, लगातार ये शेयर भी टूट रहा है। इसलिए एक काम आप कीजिए राजेश जी, आप जरा एशियन पेंट्स के बारे में बता दीजिए कि ये ठीक है। हमारे पास चॉइस हो सकती है ना, कंपनी आने वाली और कंपनी जो पहले से है। तो देखिए डिम्पी जी, ओवरऑल अगर इसको लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से तो अगर मैं ईयरली चार्ट एनालाइज करूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं एशियन पेंट में। और ये जो गिरावट मिली अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, पर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड में उछाल बना हुआ है तो हमें लगता है थोड़ा सा प्राइस इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ पे एशियन पेंट पे जो बनते हुए दिख रहा है। तो नियर टर्म में जरूर हमें लगता है कि थोड़ा प्रेशर रह सकता है स्टॉक में, लेकिन फिर भी अगर हम इसके लेवल की बात करें तो 2450 2400 के आसपास
आसपास अगर ये स्टॉक आता है, करेक्शन एक्सटेंड यहाँ से और होता है, तो वो लेवल काफी अट्रैक्टिव होंगे, वहां पे बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो में बिल्कुल ऐड करना चाहिए। और ये जो फॉल मिल रहा है ये एक अपॉर्चुनिटी होगी एशियन पेंट जैसी कंपनी में यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने के लिए। हायर साइड पे स्टॉक के लिए जो अब रेजिस्टेंस बन गया है वो रहेगा करीब 2830 2850 के आसपास। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होंगे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, कोई भी माइनर पुल बैक अगर बनेगा भी स्टॉक में तो वहां पे सप्लाई जरूर कंटिन्यू रहेगी। और लोअर साइड में 2450 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास अगर स्टॉक आता है तो वहां पे बाय किया जा सकता है। ठीक है, इनफैक्ट आप अगर एशियन पेंट्स की बात करें तो आप यहाँ इंडिगो पेंट्स को भी देखें जो आज ऑल टाइम लो पर है इंट्राडे की इस गिरावट में आज जो हम देख रहे हैं लेवल्स। तो पेंट स्टॉक जाहिर तौर पर क्योंकि क्रूड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है और जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि लगातार कितने ही दिनों से हम पेंट स्टॉक्स को एक प्रेशर में देख रहे हैं। प्रेशर में आपको दूसरे स्टॉक्स भी दिए हैं जहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कमोडिटीज यूज होती हैं एज ए इनपुट। ऐसे मार्केट में क्या आपको यहाँ से अभी भी शॉर्ट के मौके ढूंढने चाहिए? ONGC जैसे काउंटर ऑयल एंड गैस पैक, क्या वहाँ मौके होने चाहिए जो ऑलरेडी अच्छा चल रहे हैं, ट्रेंड के साथ है? श्रीकांत, ONGC पर एक बार आपसे पहले भी जब बात हुई थी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थी, लेकिन अब इन लेवल्स पर क्या करें? ऑलरेडी स्टॉक अच्छा खासा सर्च कर चुका है, क्या अब भी यहां से एंट्री के मौके दिखते हैं आपको, या आपको लगता नहीं अब काफी टॉप कर चुका है? देखिए, मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में नो डाउट कि आज के दिन में हमने एक बड़ी रैली देखी है 12 से 15% की, और इतनी बड़ी रैली काफी अरसे के बाद यानी कई सालों के बाद हमने देखी है। लेकिन साथ ही साथ हमें लगता है कि इस पर्टिकुलर कंपनी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं या तो ये जो भी एक बढ़ोतरी हुई है उसके बाद एक हमें लगता है कि इसमें ये जो तेजी है वो सस्टेन रहेगी, और सस्टेनेबल ट्रेंड अगर हमें देखना है तो हमें लगता है कि जो नेक्स्ट लेवल्स इसके रहेंगे वो तकरीबन 205 से लेकर 210 के भी हो सकते हैं। तो यहाँ से कोई भी अगर करेक्शन आता है तो बिल्कुल इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। 185 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि शायद थोड़ा ये वक्त निकाल सकता है 185 180 के रेंज में, बट इवेंचुअली हमें लगता है ये 205 या 210 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से खरीदे, कोई करेक्शन अगर और आता है तो खरीद लीजिए 180 तक। और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 175 का, एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमें लगता है कि ये 20 से 25 रुपए की तेजी दिखा सकता है। स्टे विद अस, एक और इंटरेस्टिंग चर्चा हम रखने वाले हैं यहाँ पे शो पे जो आप सुनना चाहेंगे, और वो है आज शाम को एग्जिट पोल आएंगे सारे स्टेट इलेक्शन के, यूपी इलेक्शन पे खास तौर पे बाजार की नज़र रहेगी, और 10 तारीख को ऑफ कोर्स एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे। एक तबके का मानना है कि जिस हिसाब से बाजार कंप्रेस हो गया है अब जो है इसके मीनिंग बहुत कम है, बहुत कम मायने रखेगा किस तरफ स्विंग करता है। लेकिन दूसरी साइड का तबका ये कहता है कि अपसाइड कैप हो सकती है, क्योंकि बाजार नीचे आ गया, कितना भी अच्छा पोल आएगा तो बाजार एक मामूली रिएक्शन दे सकता है, लेकिन डाउन साइड नहीं है। अगर खराब रिजल्ट आए, जो बाजार जिस तरह का अनुमान लगा के बैठा है उससे विपरीत आया, तो डाउन साइड ओपन है। इनफैक्ट इसी बारे में हम चर्चा करेंगे तमन्ना इनामदार के साथ, हमारी कॉलीग जो इलेक्शंस को बहुत क्लोजली ऑफ कोर्स ट्रैक कर रही हैं और काफ़ी सीनियर कॉलीग हैं हमारी। तमन्ना, गुड आफ्टरनून। तो तमन्ना, आपने काफ़ी, मुझे पता है, बाजार के दिग्गजों के साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट के साथ सुबह से फ़ोन पे बात की है, तो आप बताइए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलरली यूपी इलेक्शंस क्यों इम्पोर्टेंट रहेंगे? अजय, उत्तर प्रदेश हमेशा से बहुत ही एक ज़रूरी स्टेट इलेक्शन रहता है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही नापा जाता है और इसे एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा सीट इसमें से जाते हैं लोकसभा में, सबसे ज़्यादा MP जाते हैं एक राज्य से, तो वो उत्तर प्रदेश है। यानी अगर कोई जनरल इलेक्शन जीतना चाहता है तो यूपी पर काबू होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये हमने देखा था 2014 के पहले भी। 2017 में एक शानदार तरीके से बीजेपी को फिर से जीत प्राप्त हुई थी। इसलिए इस बार देखा जाएगा कि क्या 2022 में वही मैजिक फिर से दिखेगा या नहीं, और उससे शायद एक हिंट मिल जाए कि 2024 की लड़ाई कैसे होने जा रही है। तो एक बड़े पिक्चर में ये कारण है कि सब यूपी को इतना क्लोजली क्यों वॉच कर रहे हैं। इस बार ये ज़्यादा कोट अनकोट एक्साइटिंग हो गया है, क्योंकि ये मैच जो सोच रहे थे लोग पहले उससे थोड़ी सी क्लोज नज़र आ रही है अब तक के जो ओपिनियन पोल वगैरह है उसके अनुसार। एक तरफ योगी जी हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उनके लिए एक बड़ी चुनौती है राजनीतिक तौर पर कि क्या उनके नेतृत्व के बाद
फिर से जनता बीजेपी को वोट देती है, वापस लाती है, कितने बड़े मार्जिन में वापस लाती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव है, समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और वो एक कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं। तो क्या ये एक क्लोज मैच होगा? क्या बीजेपी फिर से जीत कर आएगी और किस मार्जिन से? इस तरह के फैक्टर्स हैं जिनको बाजार देख रही है। और आपने सही कहा कि एक बड़े पिक्चर में जहां पर युद्ध हो रहा है, कमोडिटी के प्राइसेस ऊंचे जा रहे हैं, शायद चुनाव ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन अगर यहाँ पर बीजेपी हारती है या बहुत ही एक छोटे मार्जिन के साथ जीतती है, तो फिर दूसरे सवाल खड़े हो जाते हैं। क्या उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा पॉपुलिस्ट होती जाएंगी? क्या जो रिफॉर्म्स बचे हुए हैं वो अगले 2-3 साल में उनकी रफ्तार कम हो जाएगी? इस तरह के सवाल खड़े हो जाएंगे, और इसलिए ये चुनाव इतना ज़रूरी है। ये भी है क्योंकि मार्केट से हम इसको कनेक्ट करते हैं चुनावों को, तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि जब भी बीजेपी जीतती है तो बाजार के लिए वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सिटिंग गवर्नमेंट है, और जैसे आगे निकलेगी तो फिर लगता है कि हाँ पॉलिसीज़ सेंट्रल स्टेट के आपस में कनेक्टेड रहेंगी। इस बार अगर थोड़ा भी मार्जिन कम रहता है तो मैं वैसे पूछना चाहता हूँ आपसे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि पिछली बार से मार्जिन कम रहेंगे? क्योंकि जब चुनावों का पहला चरण हुआ था ना, तब भी ये कहा था कि बीजेपी जीत तो जाएगी लेकिन सीटें कम आएंगी। ये 7वें चरण की आज वोटिंग हो रही है, ऐसा ही अनुमान अभी भी लगाया जा सकता है कि जीत तो जाएगी पर सीटें कम आएंगी। ये 7वां चरण बहुत ही ज़रूरी बनते जा रहा है। पूर्वांचल इलाके का जो ये फेज़ है, 54 सीटें इसमें हैं, और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2017 के पहले ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड गढ़ माना जाता था, उनकी पकड़ बहुत ज़ोर की थी। 2017 में ये कहानी बदल गई, तब एक मोदी वेव बना हुआ था। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन का लोग देखना चाह रहे थे कि क्या असर होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट हुआ था बीजेपी के लिए। तो इन 54 सीटों में से बीजेपी और अपना दल जो उनके सहयोगी दल है, 32 उनके पास आ गई थी, समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 11 आ गई थी। अब इस बार पूर्वांचल में क्या होता है, इसलिए आज की टक्कर 7वां चरण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी अपने खोई हुई जो ज़मीन है उसको वापस लेने की कोशिश करेगी। जो एलाइज है दोनों तरफ के, अपना दल हो या दूसरे जो एलाइज है समाजवादी पार्टी के, उनके भी परफॉर्मेंस पर यह निर्भर होगा कि क्या होगा। लेकिन चूंकि हम 7वें चरण में आकर अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई क्लियर विंड है, क्या क्लियर वेव है, इसका निष्कर्ष आप यही निकाल सकते हैं कि कोई भी एनालिस्ट आज की डेट में ये प्रिडिक्ट करने को तैयार नहीं है कि एक साइड बहुत आसानी से जीत जाएगी। यानी 10 तारीख को बहुत ही रोमांचक रहेगा, काफ़ी इसमें सस्पेंस रहेगा, और आमतौर पर बाजार को सस्पेंस पसंद नहीं आता। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस शेयर करती हुई हमारे साथ तमन्ना। थैंक्स वेरी मच फॉर दैट। हम वापस आएंगे आपके पास फाइनली जब इसका रिजल्ट आएगा और एनालिसिस के लिए। मीनवाइल हमने जय कुमार प्राइम सिक्योरिटीज़ के, उनसे ही बात की एग्जिट पोल की भूमिका और बाजार ओवरऑल यूपी इलेक्शन इन पर्टिकुलर को कैसे रीड कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ को। आइए उनका भी व्यू सुनवा देते हैं आपको। Impact wise, a seriously negative outcome probably is not factored in, but something below the majority mark could be a knee-jerk reaction. But elections, budgets, these last for a few days at best, a day or two now. And to the extent that markets have corrected, I dare say that if there's a positive surprise, this would actually act as a springboard. My personal feeling is a lot is in the price. And ultimately, for those who are choosing stocks and not even indices to that extent, my takeaway is that focus on your stocks, get into those. The theme, the underlying trend is clear. Markets ultimately are slaves to earnings, are slaves to cash flows. And markets in terms of valuations are moving decidedly in that favor. And the very fact they have rejected some of the new offerings, the new age stocks, if you will, indicates that IPOs from that space may be limited or few and far between. So if the pressure of the IPOs has diminished dramatically, courtesy market action on new listed new age stocks, and I'm not here to say whether the FI flow
outflows have stopped. That's been a huge overhang on the market. And if there is one that actually on a daily basis hammers you on the head as a bull, is the FI outflows. चले तो ये तो एग्जिट पोल की बात है, देखना होगा, शाम तक इंतजार करना होगा, कल देखेंगे कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अगर आप पिछले 15 मिनट में देखें तो थोड़ी सी रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। अब आप 15,800 के ऊपर निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में भी आपको अराउंड अबाउट 200 पॉइंट्स की यहाँ पर एक रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। लेकिन मेजरली ये जो रिकवरी अटेम्प्ट हुई है वो आपको स्टील पैक में या फिर कुछ सेलेक्टिव फार्मा स्पेस या फिर सन फार्मा, ITC, पावर ग्रिड, इन जैसे काउंटर्स में ही इस वक्त थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसे में श्रीकांत, अगर यहाँ पर एक चॉइस हो, क्योंकि अगर आपने भी सुना होगा, अपनी एग्जिट पोल की बात की, यहाँ पे तमन्ना जिन फिगर्स की बात कर रही है कि अगर यहाँ पर 250 to 270 के ऊपर जाकर बीजेपी अगर सीट सिक्योर करने में कामयाब होती है तो जाहिर तौर पर एक रिलीफ रैली तो हम देख सकते हैं, एक रिबाउंड तो देख ही सकते हैं कल के लिए। बिल्कुल, तो हमने सबसे पहले यही बात की थी कि जो इलेक्शन के रिजल्ट्स, शायद जो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स है वहाँ पे अभी तक जो भी आउटकम है उसका वो अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया है, ऐसे हमें भी लगता है। और शायद अगर ये फेवरेबल अगर रहेंगे तो यकीनन हमें एक अच्छी तेजी देखने मिलेगी, क्योंकि मार्केट्स काफी ओवरसोल्ड है। पर अगर ये निगेटिव साइड में अगर जाते हैं तो उतना ही बड़ा हमें एक फॉल भी देखने मिलेगा। चूंकि मार्केट ओवरसोल्ड है तो जो रिकवरी रहेगी वो फास्टर रहेगी, और उसमें हम मुझे लगता है कि एक ही साथ काफी सारे लेवल्स को ये रीटेस्ट करते हुए नजर आ सकता है निफ्टी। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो कम से कम 15,850 के ऊपर की चाहिए हमें, और अगर ये मैनेज अगर हो जाती है और उसके बाद अगर आउटकम अगर पॉजिटिव अगर आते हैं तो हम वापस एक बार 16,200 के लेवल्स को छूते हुए निफ्टी को देख सकते हैं। तो 16,200 के जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, जिसके ऊपर मार्केट ने काफी बड़ा एक वक्त निकाला था अभी शॉर्ट टर्म में, और उसके बाद हमने वापस वर्टिकल सेल ऑफ देखा है। तो बिल्कुल अगर ये आउटकम फेवरेबल रहेंगे तो हमें एक मार्केट में तेजी देखने मिलेगी। ऑलराइट राजेश, आपका क्या व्यू बनेगा यहाँ? अगर 15,800 मान लिया जाए एक बड़ा सपोर्ट है और उसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज होना है मार्केट को एक रीबाउंड रैली के लिए, कंसीडरिंग कि यहाँ एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बाजार को पसंद आए और बाजार जिस तरह की सिचुएशन चाह रहे हैं, ऐसे केस में आप बड़ा लेवल जो वॉच आउट करेंगे आज क्लोजिंग के लिए? तो डेफिनेटली देखिए, मैं बिल्कुल श्रीकांत जी से एग्री हूँ कि 15,800 850 का लेवल आज के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बनती है कि एग्जिट पोल के आउटकम में अगर कुछ भी फेवरेबल आएगा तो ये 16,250 इवन 16,350 की तरफ भी मार्केट में एक अप मूव बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो वो लेवल को आज की क्लोजिंग के काफी क्लोजली वॉच करना चाहिए कि आज हम कहाँ क्लोज कर रहे हैं। अगर 15,800 को तोड़ के अगर मार्केट बंद करता है तो फिर ये डाउन साइड ओपन होते हुए दिखेगी 15,500 की तरफ। तो मार्केट की क्लोजिंग के समय ही बहुत कुछ पोजीशंस यहाँ से ओवरनाइट कैरी करने के लिए उसी समय डिसीजन लेना होगा, क्योंकि किस जगह अगर मार्केट क्लोज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे पोजिशनिंग करनी होगी। काफी सेगमेंट में लाइक मेटल, ऑयल एंड गैस, ये सेगमेंट में और कुछ सिलेक्ट IT स्टॉक्स यहाँ पे जरूर आज थ्रू आउट द सेशन बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बना हुआ है, और अभी जो पिछले कुछ मिनटों में रिकवरी भी बनी है तो ये तीनों ही पैक में हमने देखा है कि एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, जिसके चलते थोड़ा इंडेक्स भी पुल बैक दिखाते हुए दिख रहा है। तो शॉर्ट कैरी करना भी रिस्की है, यहाँ पे ऑलरेडी ओवरसोल्ड मार्केट है। PCR भी 0.71 है, जो कि 71 के लेवल पे चल रहा है, जो कि काफी ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे रिस्क तो दोनों ही डायरेक्शन में ट्रेड करने में बनी हुई है। तो मार्केट जरूर कोशिश करेगा कि जो भी इंट्राडे पोजीशन बनी है वो कहीं ना कहीं स्क्वायर ऑफ होते हुए दिखेगी, और हमें लगता है कि लास्ट के आधे घंटे में भी थोड़ा पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 15,950 की तरफ। ठीक है, इस बीच 2-3 शेयर्स ऐसे हैं जो कि टायर स्टॉक से हैं लेकिन एक एक करके चल रहे हैं। जैसे पहले एक दिन C8 चला तो आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक अच्छा मूव है। राजेश, ये एक बार जरा आप ही देखिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, ये आज अगर आप इसको आवरली चार्ट पे देखेंगे ना तो आपको इंटरेस्टिंग प्ले दिखेगा। अच्छा पुल बैक है और ये पुल बैक शायद एक्सटेंड कर जाए कहीं 2000 तक भी, तो 200-250 रुपये मिल सकते हैं। तो क्या इसमें ट्रेड लिया जा सकता है? बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ अभी भाव है 1828 रुपये का। या डेफिनेटली डिम्पी जी, बिल्कुल ये स्टॉक में जो करेक्शन था, ये करेक्शन थमते हुए दिखा था। करीब 24 फरवरी के बाद से स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हुए दिख रहा है, और जिस तरीके से इसके डेली चार्ट बने हुए हमें लगता है स्टॉक ने काफी समय 1750-60 की जोन में बिताया है, और उसके बाद आज का जो रिवर्सल बना है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि स्टॉक एक रिवर्सल के लिए तैयार है, और यहाँ पे जो रिकवरी बन रही है हमें लगता है बिल्कुल एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 1960 से लेकर 2000 तक की अपसाइड आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस रखें करीब 1970
1750 का 1750 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन इसमें बनाई जा सकती है, क्योंकि आज का रिवर्सल ये दिखाता है कि स्टॉक का एक बेस फॉर्मेशन नियर टर्म चार्ट पे बना है और यहाँ से ये कंटिन्यू करते हुए दिखेगा अपवर्ड मोमेंटम है कि जो शायद क्रूड के कुछ ज़्यादा सरोकार अब नहीं रखते हैं, वो अपना बॉटम बना के पुल बैक दिखा सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पुल बैक। उसमें एक जी एंटरटेनमेंट भी हो सकता है, आज 4% ऊपर है। इसका फॉल तो हुआ, लेकिन फॉल अब जो होने की टेंडेंसी, जो स्पीड है ना, वो थोड़ी कम हो गई है। श्रीकांत, जरा जी एंटरटेनमेंट के चार्ट, डेरिवेटिव डाटा दोनों खोल लीजिए और देख के बताइए क्या एक कैरी ओवर ट्रेड है या सिर्फ आज का सौदा था? जिन्होंने पैसे बनाए वो निकल के थैंक यू करके चले जाएंगे। देखिए, वैसे जी के चार्ट को अगर काफी क्लोजली देखते हैं और अगर वीकली मंथली चार्ट को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि इसमें एक वर्टिकल सेल ऑफ बना है और ये स्टॉक तकरीबन 380 के करीब था और वहां से गिरते गिरते अभी 210 215 के करीब आ गया था आज के दिन में। तो इनफैक्ट बट इलेक्शन के जब रिजल्ट्स होते हैं या तो एग्जिट पोल आते हैं, उस वक्त हमने देखा है कि जो मीडिया से रिलेटेड स्टॉक्स होते हैं उनमें एक तेजी देखने मिलती है और मुझे लगता है शायद 10 तारीख तक जब तक ये पूरे इसके आउटकम नहीं आते तब तक हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक्स में हमें और भी तेजी देखने मिलेगी। आज के जो लोवेस्ट लेवल्स है वो तकरीबन कुछ जी के थे 215 के। उतना बड़ा तो हमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है क्योंकि हमें ट्रेडिंग पोजीशन बनानी है और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं अराउंड 225 रुपए के, 227-38 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। हम टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं तकरीबन 250 से लेकर 255 के। तो एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, 20 से 25 रुपए का टारगेट रख सकते हैं और बिल्कुल वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि जितने भी मीडिया कंपनीज है उन सभी में हमें एक तेजी देखने मिलेगी। मीडिया कंपनीज में आपको तेजी नजर आ रही है। एक और इम्पॉर्टेंट इशू है टच अपॉन करने के लिए। शाम को मिस्टर पुतिन की और मिस्टर नरेंद्र मोदी की, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की एक फ़ोन कॉल शेड्यूल्ड है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर ये फ़ोन कॉल शेड्यूल्ड है, जैसे कि स्टूडेंट्स का वापस लौटना जो ऑलरेडी बरकरार है, क्रूड की सप्लाईज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स। और शिंजॉय चौधरी जो हमारे कॉलीग हैं टाइम्स नाउ में, हमने उनसे बात की थी, वो बताएंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है बातचीत जो आज शाम को होने वाली है दोनों स्टेट हेड्स के बीच। 12 दिन से लड़ाई चल रहा है, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि देयर इज अ रे ऑफ होप। पहले बात, आज ऑलरेडी मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बात हो चुका है, ऑलरेडी प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी बात होने वाला है और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आज यूक्रेन और रशिया दोबारा बातचीत करेंगे। उससे क्या निकलता है ये देखना ही पड़ेगा। थर्ड बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, ये जो 700 बच्चे हैं सूमी में, आज कोशिश हो रहा है उनको निकालने के लिए क्योंकि वहां सीज फायर हुआ है। अब देखने पड़ेगा कितना सक्सेसफुल होता, कितने बच्चे आज निकाल पाते और किस तरफ ले जाएंगे, वहां से रशिया जाएंगे या पोलैंड या रोमानिया जाएंगे, वही देखने पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये स्टूडेंट्स के वापस लौटने का सिलसिला तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है। हालांकि बहुत सारे बच्चे वापस आ गए लेकिन बहुत बाकी भी हैं उस रीजन में। इसके अलावा कुछ बायलैटरल टॉक्स, क्रूड के अशोर्ड सप्लाईज, बहुत सारी चीज़ें एजेंडा में हैं तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। क्रूड की बात करें तो ओएनजीसी की बात, ओएनजीसी से नज़र नहीं हट रही है, 10% ऊपर है आज भी। श्रीकांत, ओएनजीसी का जो 4 ईयर हाई पे है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो क्या इसका लॉन्ग ओएनजीसी ट्रेड अब धीरे धीरे क्राउडेड ट्रेड होता जा रहा है या अभी भी आपको जूस लग रहा है इसमें? देखिए 13% ऊपर है, आज भी गैप डाउन में लिया होता तो 20 रुपये बन रहे थे एक शेयर पे। बिल्कुल, इनफैक्ट आज का अगर आप ट्रेड देखें तो यानी कि बट ऑब्वियस क्रूड के चाल पे डिपेंड हुआ है और इतनी बड़ी तेजी तो क्रूड में हमने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन क्रूड के अगर आप देखेंगे तो जो ऑल टाइम हाइस थे वो थे तकरीबन 140-141 डॉलर्स के थे। इंट्रा वीक में हमने प्रीवियस वीक में कुछ 139 के लेवल्स भी देखे क्रूड में, और अगर ये क्रूड गलती से अगर 140 के लेवल्स को भी अगर क्रॉस कर लेता है और ये जो टेंशन है अगर ये और अगर बढ़ता है तो हमें लगता है कि उस वक्त ओएनजीसी में और भी हमें तेजी देखने मिलेगी। और ओवरऑल जो हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक के ट्रेंड को देखने के बाद जो चार्ट समझ में आ रहा था वो ये था कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक बन चुका है और ये स्टॉक अपने पुल बैक के लेवल्स को रिट्रेस कर सकता है जो तकरीबन 250 के करीब के है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में हमें लगता है कि ये 205 या 210 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी खरीदे, कोई करेक्शन आता है तो भी खरीदे, क्योंकि क्रूड में अगर गिरावट भी अगर आती है
तो भी हमें लगता है कि ये सब जितने भी सप्लाई के इश्यूज है वो जल्दी से सॉर्ट आउट नहीं होने वाले हैं और इसमें वक्त लगेगा, जिसका बेनिफिट ओएनजीसी को बिल्कुल मिलेगा। तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करें या तो कोई करेक्शन आता है तो भी लॉन्ग करें। 205 210 के टारगेट हम शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, खैर इस बीच अपोलो हॉस्पिटल्स के अंदर भी हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। क्या ये शेयर भी ऐसा है जो कि अब चल सकता है? बॉटम बन चुका है, इसने तो गिरावट भी कम दिखाई थी। राजेश जी, आपसे एक क्वेश्चन, अपोलो हॉस्पिटल, इस पे आपका व्यू पॉइंट। तो डिम्पी जी देखिए, काफी बड़ी गिरावट के बाद अगर हम इसका वीकली सेटअप देखें तो 7-8 वीक से स्टॉक एक लोअर साइड पे एक बेस फॉर्मेशन करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से 4500 के आसपास स्टॉक की जो गिरावट थी वो थमते हुए दिख रही है और वहां से जो लास्ट 2 वीक से अगर हम देखें तो जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है लोअर साइड से, और आज भी थ्रू आउट द सेशन देखें तो एक बहुत ही नैरो रेंज में कंसोलिडेशन था और अभी पिछले 15-20 मिनट में देखें तो एक अच्छा प्राइस स्पाइक उसमें देखने को मिला। तो जिस तरीके के सेटअप इसके बने हैं अभी, हमें लगता है ये स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से 4800 4850 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो यहाँ पे करंट लेवल पे बाय करने की सलाह रहेगी। अगर कोई डिप मिलती है टुवर्ड्स 4650 तो वहां पे भी ऐड किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखे करीब 4600 का और टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए 4800 4850 की तरफ। ऑलराइट, ठीक है। आप आज कुछ और कैपिटल गुड्स के स्पेस से काउंटर्स देखें, HEG, ग्रेफाइट, वहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मूव दिख रहा है। 12-13% आपको HEG, ग्रेफाइट के स्टॉक्स में दिखने में क्लियरली उसका एक इम्पैक्ट, क्योंकि जिस तरह से हायर स्टील प्रोडक्शन, लोअर एक्सपोर्ट्स आपको चाइना से देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट जरूर दिखता है इन काउंटर्स पर। कैसे देख रहे हैं आप इन काउंटर्स को राजेश? यहाँ पर इन मूव्स पर अब ट्राई करना चाहिए, यहाँ पर फर्दर कोई पोजीशन लेना चाहे तो, या फिर ऑलरेडी आपको लगता है फैक्टर इन हो गया? तो देखिए, आज जो प्राइस में इम्पैक्ट है वो तो ऑलरेडी अगर देखें तो इन दोनों स्टॉक्स के स्ट्रक्चर देखें तो थोड़े वीक जोन में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। HEG की स्पेशली बात करें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन होने के बाद जो पुलबैक बना है, बट इसमें अगर हम देखें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है हायर साइड पे वो करीब 1350 के आसपास, जब तक ये लेवल इसमें क्रॉस नहीं होते वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, हमें लगता है कि वापस हायर साइड पे एक सप्लाई बनते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल एक वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन प्राइस आज जरूर एक अपमूव बना है। तो हमें लगता है कि अगर ये 1300-1350 के आसपास आता है तो वहां प्रॉफिट बुक करें अगर जिन्होंने लोअर साइड पे बाय किया है। ये कुछ एक शेयर्स पे जिस पे एक्सपर्ट्स अपनी राय देते हुए, एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन आज ये है कि आज 16,000 के ऊपर की जितनी भी कॉल्स हैं उन सब में राइटिंग हो रही है। 16,000, 100, 200, 300, 500, 400, जहाँ तक चले जाओ वहाँ तक राइटिंग है। और 16,000 के नीचे जहाँ पर टफ फाइट है और आप दिन भर मार्केट में देख रहे हैं वो है 15,800। यहीं पे कॉल्स भी हैं और यहीं पे पुट्स भी हैं। जो जीतेगा एक दूसरे को इनाम ज़रूर देगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम दोनों में जनरेट है। इसलिए शायद कल गैप अप फिर से होगा, ग्लोबल हो ना हो, डोमेस्टिक ज़रूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक शेयर अभी और लिस्ट में है हमारी, जिस यहाँ पे एक मोमेंटम देख सकते हैं, HCL टेक। क्या इसको कैरी ओवर ट्रेड ले सकते हैं श्रीकांत, HCL टेक? डिम्बी जी बिल्कुल, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हमें लगता है कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट बन सकता है और उसकी वजह यही है कि जो वॉर है वो एक्सटेंड होते जा रहा है और जैसे जैसे ये और एक्सटेंड होगा, जितना डैमेज और बढ़ेगा, हमें लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो और अपनी जो पूंजी है या तो जो इन्वेस्टमेंट्स है वो उन सेक्टर्स में लगाने की कोशिश करेंगे जहां पे एक डिफेंसिव अप्रोच रहता है या तो डिफेंसिव सिनारियो रहता है। और टेक्नोलॉजी ने कई बार पास्ट में प्रूव किया है और इस बार भी हमें लगता है कि इतने बड़े एक FI की जो सेलिंग चल रही है मार्केट में, अगर वापस इस मार्केट में अगर कुछ निवेश करना है तो बिल्कुल वो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में आएंगे और काफी सारे स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं। इनफैक्ट HCL टेक्नोलॉजी की बात करें तो वहां पे तो प्रमोटर्स ने खुद ने अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बढ़ाने की शुरुआत कर दी है और इसी वजह से हमें लगता है कि बिल्कुल इसे BTST के बेसिस पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी है। और साथ ही साथ हमें लगता है कि अगर एक पोजिशनल ट्रेड लेना है तो उसे भी लॉन्ग किया जा सकता है। 1150 के पास खरीदे, 1130 का स्टॉप लॉस रखे और तकरीबन हमें लगता है कि 1190 से लेकर 1200 के टारगेट हमें ये आने वाले 1 या 2 दिन में दिखा सकता है। HCL टेक को यहाँ प्लस करने की सलाह देंगे श्रीकांत, लेकिन चलिए एक बार ये जान लेते हैं रवि धर्मशी, वो उनका कह रहे हैं, उनका क्या व्यू बन रहा है IT पर, EV स्पेस पर, उनकी नज़र कहाँ है? आइए उनकी खास इंटरेक्शन जो हमसे हुई वो सुनवाते एक बार और। Pharmaceuticals is one such space where I believe that we have been in a negative phase for the last 4-5 years and the positives haven't panned out. So most of the negative is captured in
and the space is very well valued, and it is one of the space that really does not get impacted by what is happening in the global market. The crude prices don't impact them, the metal prices don't impact them, and neither do the interest rates impact them so much. So from that perspective, I feel that is one space that one can look at. However, on the other side, you mentioned IT. I would say that IT was pretty much factoring in a lot of growth, lot of margin improvement, and they have some challenges in terms of retaining talent. So the margins have expanded, and I think retaining those kind of margins is going to be a challenge for IT. So I would not categorize IT in the same space, as in the same value bucket as you were. So I would say there are pockets where you can make money from medium-term point of view, where you can start deploying. Even some of the growth names, I think I've pretty much given up on their, most of the excess growth assumptions are out of the window. Now it is more realistic. You still have to do your stock picking. Can't go ahead and blindly buy anything. E-two-wheeler disruption is already underway. Passenger vehicle disruption, I believe, is still 2-3 years away. But the winners on that space are still not very clear to me. I don't want to be early in aligning myself with somebody because I still believe that some amount of potential is there that even the incumbent OEMs can get their act together and get a play. See, finally, this is not a disruption as so much of technology as it is of a new product. So obviously, the worldwide trend is very clear, moving towards EV. And in India also, the adoption is going to happen maybe in a few years' time. So I think the first space to look at would be e-two-wheelers. Then other space to look at would be maybe e-buses and all those kind of things, rather than passenger vehicles at this juncture. But even that is a auto anchs. Some of the auto anchs that are aligned with the EV players might be a much better bet, because whichever player succeeds, the components are going to come from these players. So there are very few plays available on that front. But I think that is a better way to play the EV trend. राइट चलिए आगे बढ़ते हैं। दो स्टॉक से बात करना चाहेंगे राजेश। एक है भारती एयरटेल, बहुत ही ज़बरदस्त रिबाउंड आया है आज लो से, और दूसरा है यूपीएल। चार्ट्स में क्या लग रहा है, स्ट्रेंथ दिख रही है आपको? कौन से लेवल्स पे आप एंट्री करना बताएंगे यहाँ? तो अजय जी देखिए, रिलेटिवली अगर मैं मार्केट के कंपेयर में भारतीय एयरटेल के स्ट्रक्चर को देखूं तो स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। 200 डे मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली स्टॉक ने आज सपोर्ट लेके वहां से बाउंस बैक एक्शन बना है बिल्कुल। और अगर हम देखें तो रिलेटिवली स्टॉक में जो गिरावट थी वो भी मार्केट की कंपेयर में या दूसरे स्टॉक्स की कंपेयर में काफ़ी कम थी। तो हमें लगता है कि स्टॉक का जिस तरीके का सेटअप बना हुआ है और जो वीकली चार्ट्स पे सपोर्ट है, ऑलमोस्ट आज स्टॉक ने 650 के लेवल को टच किया है। तो हमें लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बाय करने की, और हमें लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे जिस तरीके से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ये स्टॉक का पुल बैक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, जो कि इसको फिर 720 की तरफ भी लेके जा सकता है। तो करंट लेवल पे बाय करने की सलाह, थोड़ा सा डिप मिलता है टुवर्ड्स 670 तो भी इसको ऐड करें। स्टॉप लॉस रखे करीब 650 का, अपसाइड के टारगेट हमें लगता है इसमें आना चाहिए करीब 720 तक की। स्टॉक था जो सुबह सुबह सबको नोटिस करवा रहा था। आईटी के बाद इकलौता नॉन आईटी शेयर्स था जो हरे निशान में खुला था, वो था पीएनबी हाउसिंग। न केवल हरे निशान में खुला था, 5% ऊपर भी है। यही कहावत है ना कि होनहार के हों चिकने पाते, यानी कि आपको पहले दिख जाते हैं कि ये चल सकता है। पीएनबी हाउसिंग, एक बार श्रीकांत आप जरा देख के बताइए, ये शेयर ठीक है क्या? इसका पहला टिक हरे निशान में, लास्ट टिक हरे निशान में जा रहा है। देखिए वैसे इसमें गिरावट बिल्कुल बनी है, लेकिन अभी ये जो गिरावट है वो थोड़ी संभलती हुई नजर आ रही है। थोड़े डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये स्टॉक उन लेवल्स पे आ चुका है जहां पे इसने काफी बड़ा वक्त निकाला था अप्रैल 2021 में, यानी कि तकरीबन 1 साल पहले भी अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक तकरीबन इसी लेवल्स के करीब हमें मिल रहा था। उसके बाद हमने एक स्पेसिफिक डेवलपमेंट के बाद 950 के करीब भी जाते देखा, लेकिन अभी ये उन्हीं लेवल्स पे आ गया है। हमें लगता है कि इस लेवल पे वैल्यू बाइंग शायद बिल्कुल बनी है, बट टेक्निकली अगर आप देखें तो जब तक ये स्टॉक अपने रेंज से बाहर नहीं आता, यानी कि 460 470 के लेवल्स को क्रॉस नहीं करता, तब तक हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड रहेगा। और इस लेवल से अगर आपके पास अगर कोई पोजीशंस अगर हो ट्रेडर्स के पास, तो हमें लगता है कि 455 से लेकर 460 के करीब इसे एग्जिट किया जा सकता है।
और अगर यहाँ से कोई भी करेक्शन अगर आता है तो एक कॉन्ट्रा बेसिस पे 405 या 410 के करीब लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 395 का। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है। तो अब आज जिन काउंटर्स की बात की जा रही है उनमें आपने आईटी पैक को देख लिया, जहां आपको थोड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। स्टील पैक में अभी भी आपको मोमेंटम दिख रहा है। भारतीय एयरटेल अग्रीमेंट हुआ, भारतीय एयरटेल और आई थिंक एक्सिस बैंक, जिसके बाद हमने देखा इस न्यूज़ में मोमेंटम दिखा। इंडस टावर भी आपको तेज़ दिखा सुबह, ये हमने काउंटर डिस्कस भी किए थे। और दूसरे कुछ और काउंटर्स जिनमें मोमेंटम बना हुआ है, ओएनजीसी का भी एक ट्रिगर रहा, ऑयल एंड गैस पैक भी, और एक और न्यूज़ भी आई इसमें। इसके बाद हमने देखा कि आज ओएनजीसी ने भी अच्छा खासा मूव दिखाया। इसके अलावा हिंडाल्को, नाल्को और वेदांता, इन सारे स्पेस में श्रीकांत रोज ये लुक्रेटिव लगते हैं, ट्रिगर बहुत क्लियर हैं, लेकिन उसके बाद भी जो मिस कर चुके हो उनके लिए क्या आप यहाँ एडवाइस रहेगी? क्या यहाँ पर नई पोजीशन बनाना है? हिंडाल्को में आपको लगता है अब भी अपसाइड पॉसिबल है? देखिए, वैसे कमोडिटी मार्केट में हमने एल्यूमिनियम, कॉपर में बहुत बड़ी तेजी देखी है, और ये जो तेजी है वो मुझे लगता है कि सस्टेन होनी काफी मुश्किल है, क्योंकि 10% वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जैसे वॉर एक्सटेंड होते जा रहा है इसमें बढ़ोतरी आ रही है। लेकिन हमें लगता है कि अगर यहाँ पे हिंडाल्को की अगर अपसाइड की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 4 या 5% की अभी भी अपसाइड बची हुई है। वेदांता में हमें लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 4 से 5% की अपसाइड है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन्वेस्ट करके चले। इसमें ट्रेडिंग बेट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से कोई अगर काफी एक रिलेटिवली काफी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट समझ में आ रही है वो है एनएमडीसी की। एनएमडीसी करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, 153, 154 के करीब ट्रेड कर रहा है। टेक्निकली ये स्टॉक राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना रहा है, साथ ही साथ इसके पास आयरन ओर की काफी बड़ी कैपेसिटी है, तो आने स्टोरेज है। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे कि हमने आयरन ओर में एक बड़ी तेजी देखी है वर्ल्ड मार्केट्स में, इसमें इसका जो पार्ट है वो काफी बड़ा है, और इसी वजह से इस पर्टिकुलर कंपनी को काफी बड़े बेनिफिट्स आ सकते हैं। फंडामेंटली हम 190 का टारगेट रख रहे हैं, और टेक्निकली भी हमें लगता है कि ये स्टॉक 200 के करीब बिल्कुल जा सकता है। तो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स का एक काफी अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चले 153, 154 के करीब, 147 का स्टॉप लॉस रखे, और टारगेट्स हम रखेंगे यहाँ पे 170 रुपए से लेकर 175 रुपए के। ठीक है, अगर आप HDFC को देखेंगे, HDFC दोनों ट्विंस को, इनफैक्ट HDFC बैंक और HDFC को, तो दो अलग अलग तरह के लोग हैं। पहला जो कि इसमें फंड से SIP की तरह यहाँ जाते हैं, उनके लिए तो कोई बात नहीं, उनके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिनके फ्यूचर्स थे, चाहे एक लॉट ले रखा हो या फिर अगले सीरीज तक का भी ले रखा हो जिसमें उन्होंने टाइम मांगा, उनके दिन थोड़े ख़राब रहे हैं। राजेश जी, क्या HDFC और HDFC बैंक को फाइनली, मैं वर्ड लगा रहा हूँ फाइनली, क्या खरीदने का समय आ गया या फिर अभी और गिरावट आएगी? सो डिम्पी जी, देखिए, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है तो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि अभी भी स्ट्रक्चर वीक है। कोई भी सिग्निफिकेंट यहाँ पे सब्सटेंशियल अप मूव या पुल बैक कहीं भी बन नहीं रहा है। मार्केट जब भी करेक्शन लेता है या बड़ा करेक्शन किसी भी दिन यहाँ पे बन रहा है मार्केट में, तो ये दोनों स्टॉक्स में जरूर सप्लाई कंटिन्यूस बेसिस पे बनते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल सेटअप तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वीक हो चुका है, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म का नजरिया रखता है तो उसके लिए बिल्कुल अपॉर्चुनिटी। और हमें लगता है कि HDFC बैंक में जो करेक्शन हुआ है और अब ये 1260, 1270, इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसके आसपास मिलता है तो जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी 1260, 1270 के आसपास। वहाँ HDFC बैंक में बिल्कुल बाय पोजीशन बनानी चाहिए। लेकिन हमें लगता है कि HDFC लिमिटेड को थोड़ा सा अभी अवॉइड करना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा ज्यादा वीक होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है उसमें अभी भी गुंजाइश है यहाँ से करेक्शन की, हो सकता है सब 2000 लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो HDFC बैंक जरूर बाय कर सकते हैं थोड़ी सी गिरावट में, लेकिन HDFC लिमिटेड को अभी थोड़ा वक्त देना चाहिए, सेटल होने दे कहीं, उसके बाद उस पर वापस से रिव्यू करना चाहिए। हर 15 मिनट लास्ट के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आजकल, हाँ, लेकिन अभी तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हैं तो निफ्टी ऑलमोस्ट अटेम्प्ट ले रहा है कम से कम फ्यूचर्स के टर्म पे कि मैं 15,800 नहीं बल्कि 15,900 के ऊपर क्लोज करके जाऊं, और स्पॉट में भी हम 850 के ऊपर आके चल रहे हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ भी नहीं है जो गिरावट के सामने मैं पॉइंट्स आपके सामने बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर एक बढ़त, हर एक पुल बैक एक उम्मीद जगाता है कि शायद कहीं ना कहीं अब बॉटम प्लेस होने जा रहा है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ एक और शेयर हैं जो हमारे लिस्ट में जहाँ पर आज मोमेंटम तेज़ है, या फिर मैं कहूँ काफ़ी फास्ट देखने को मिल रहा है। उसमें एक शेयर है
ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का, ये कैश का शेयर है, टिपिकली 1518 का है, लो वॉल्यूम काउंटर है। श्रीकांत एक बार चेक करेंगे, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 1518, लो वॉल्यूम शेयर, 1.5% ऊपर। बिल्कुल, तो इसमें राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम की सीरीज बनी है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट अगर आप कितने भी क्वार्टरली चार्ट्स को देखते हो तो इसमें एक राइजिंग ट्रेंड ही हमें समझ में आ रहा है और करंट करेक्टिव पैटर्न, करंट जो करेक्शन चल रहा है या तो जो सेल ऑफ हमने देखा है ये भी एक करेक्टिव पैटर्न है। तो शायद ये स्टॉक मार्केट के साथ थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, जो 790 या 95 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें गिरावट बनती है तो हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 770 के लेवल्स भी दिखा सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक थोड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखा सकता है। तो 770 780 के रेंज में इसे खरीदा जा सकता है और अगर कोई भी पुल बैक अगर इसमें आता है, जो इवेंचुअली आना चाहिए क्योंकि स्टॉक थोड़ा और वक्त निकालेगा एक बड़े रेंज में, तो हमें लगता है कि वापस ये स्टॉक 840 से लेकर 835 के लेवल्स दिखा सकता है। तो काफी एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बन सकती है अगर एक रेंज बाउंड ट्रेड अगर हम इसमें बनाते हैं तो। ऑलराइट, तो ये रहेगी ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर आए। और इस बीच आप एक इम्पॉर्टेंट फ्लैश भी देख रहे थे कि अब से थोड़ी देर पहले हम ये डिस्कस भी कर रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने यूएस रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से भी बातचीत करनी थी। उनकी 50 मिनट तक बातचीत चली है फ़ोन पे और कई सारे अहम मुद्दे जैसे भारतीय स्टूडेंट्स जो वहाँ फंसे हुए हैं उन्हें किस तरह से वापस लाया जा सकता है और इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन पे, जियोपॉलिटिकल तनाव पर उनसे बातचीत की गई है। क्या डिटेल्स निकल कर आई हैं वो जब सामने आएंगे तो हम जरूर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल इस वक्त अगर हम मार्केट्स में एफएनओ स्पेस में भी देखें तो आपको कई सारे काउंटर्स मेजरली आपको कमोडिटीज से दिखेंगे, आपको कुछ सिलेक्टिव स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यूज ही दिखेंगे। बालाकृष्णा और या फिर आप बलरामपुर चीनी, ये दो काउंटर्स हैं, इनमें भी क्लियर बलरामपुर चीनी तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राजेश, शुगर का काउंटर, शुगर का ट्रिगर क्लियरली इथेनॉल ब्लेंडिंग और जिस तरह से क्रूड की डिपेंडेंस कम हो फ्यूचरिस्टिक सोच के साथ, इन सारे काउंटर्स में ये वाला ट्रिगर चल रहा है। पर आप अगर शुगर स्पेस को देखें तो कितनी तेजी और आगे लगती है आपको बलरामपुर चीनी में? काफी अगर हम पूरे शुगर स्पेस का स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बने हुए हैं और पिछले दिनों में देखा हमने काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे पूरे ही शुगर पैक में बनते हुए दिख रही है। और जिस तरीके से इनके लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अब चेंज हो चुके हैं, हमें लगता है कि स्टॉक्स में यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई रहेगी और भी यहाँ से 15 से 20% की अपसाइड पूरे सेक्टर में हमें बहुत जल्द आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जिस तरीके की स्ट्रेंथ बनी है बलरामपुर चीनी का, अगर हम सेटअप की बात करें तो जिस तरीके से इसमें स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है बलरामपुर चीनी का तो इमीडिएट टारगेट नियर टर्म में हमें लग रहा है 475 से 480 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कोई भी डिप मिलती टुवर्ड्स 440 और 435 ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। 425 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। इसी सेगमेंट में देखें तो द्वारिकेश शुगर का सेटअप भी काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है और हमें लगता है जिस तरीके से द्वारिकेश शुगर में आज देखें तो थ्रू आउट द सेशन एक्यूमुलेशन के बाद जिस तरीके के स्पाइक अभी पिछले 15-20 मिनट में बने, हमें लगता है द्वारिकेश शुगर भी यहाँ से एक अच्छा स्टॉक साबित हो सकता है, जिसमें हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में टारगेट आना चाहिए करीब 115 से 120 तक के। यहाँ पे स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे करीब 92 के आसपास। पिछले 3-4 मिनट में जिन शेयर्स के अंदर अच्छा मूव आया है उसमें आप एक तो कल्पतरू पावर, एक वो शेयर दिखाइए कैश का, इंट्राडे चार्ट्स दिखाइएगा। दूसरा है KEI इंडस्ट्रीज़, ये 1030 रुपये का शेयर है KEI इंडस्ट्रीज़। सेकंड शेयर मैंने बताया कल्पतरू पावर। और एक और शेयर है जिसके अंदर मूवमेंट आज हमको थोड़ी फास्ट लगी है और पिछले आधे घंटे में काफ़ी अच्छे से ऊपर आया है, वो शेयर है जी एंटरटेनमेंट, ये तो खैर मैंने बता दिया। और है एक HEG, ये शेयर हैं जो कि आज आधे घंटे के अंदर थोड़ा ठीक है। इनकी जो लास्ट की आप कैंडल देख पा रहे हैं, बिल्कुल लास्ट में दिखेगा, वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग अच्छी खरीदारी दिखेगी। हालांकि ये वॉल्यूम के चार्ट से नहीं दिख रहा, बट मैंने यहाँ पे लगा के देखा, थोड़ा वॉल्यूम भी आया है। KEI इंडस्ट्रीज़, एक बार श्रीकांत ये शेयर चेक करेंगे, ये भी वही वाला शेयर ही है कि वॉल्यूम कम है, स्पाइक आएगा, सडन आएगा और शेयर अच्छा चलेगा। आज 3% ऊपर है, अभी क्लोज अच्छा कर रहा है। देखिए, जैसे मार्केट में गिरावट बढ़ती जा रही है और मार्केट अपने इम्पोर्टेंट लेवल्स को जैसे ब्रेक करते जा रहा है, हमें लगता है कि जो मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज है वहाँ पे भी एक सेलिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इन सभी स्टॉक्स में हमने धीरे धीरे ग्रेजुअली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज देखी है और वो फॉर्मेशन बनते जा रहा है। तो हमें लगता है कि इन सभी स्टॉक से अभी शॉर्ट टर्म में बचना चाहिए। नो डाउट कि KEI इंडस्ट्री ने इसी लेवल्स के करीब यानी 980 के करीब काफी बड़ा वक्त निकाला है
तकरीबन 1-1.5 महीने का वक्त इसी लेवल्स पे इसने निकाला है और यहाँ पे हमेशा एक हमने रिकवरी देखी है, लेकिन वो रिकवरी हमेशा फेल भी हुई है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो हमें लगता है कि 980 का स्टॉप लॉस रखें और अगर कोई भी पोजीशन अगर अपने पास अगर पड़ी है अभी तक तो उसे बिल्कुल थोड़ा सा कम करने का सोचे। 1100-1120 के करीब इस पर्टिकुलर पोजीशन से हम थोड़ी सी एक एग्जिट ले सकते हैं। राजेश जी, इस बीच आप ही बता दीजिए, आपने कोई और शेयर ऐसा नोटिस किया है जिसमें आपको लगे कि हाँ थोड़ी स्ट्रेंथ है, थोड़ा मूवमेंट आ सकता है? तो देखिए, हमें लगता है कि मेटल में जो तेजी है वो कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है और कल के सेशन के लिए भी हमें लगता है कि वेदांता पे फोकस रखना चाहिए। ये स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ बनी हुई है, हमें लगता है 388 के आसपास भी वेदांता को बाय किया जा सकता है और इसमें टारगेट जो लग रहा है इमीडिएट, हमें लगता है 405 रुपए तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो वेदांता पे हमारा फोकस है और दूसरा स्टॉक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ONGC, वहाँ पे भी लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है और अपसाइड के टारगेट 198-200 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस होगा 182। तो ये दो स्टॉक्स हमें लॉन्ग साइड के लिए यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहे हैं। शॉर्ट तो देखिए डिम्पी जी, ओवरनाइट शॉर्ट कैरी करना भी रिस्की है, लेकिन हमें लगता है कि ये स्टॉक्स जहाँ पे एक मोमेंटम कंटिन्यूटी है, जो रिस्क के चलते जिन सेक्टर में या सेगमेंट में अभी मोमेंटम बना, हमें लगता है ये और कंटिन्यू रहेगा। तो वेदांता और ONGC, ये दो स्टॉक को हम BTSC पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी करने के लिए आप सलाह देंगे। ठीक है। खैर, इस बीच अगर आप बैंक निफ्टी को देख पा रहे हैं ना, तो बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी तो है, लेकिन मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, मैं क्या इसको रिकवरी बोलूँ और क्या इसको मैं क्या बोलूँ मेरे को नहीं पता। बट 5.5% के बाद अब 4% की ही गिरावट बैंक निफ्टी में रह गई है। 33,000 के ऊपर इसके मार्च के फ्यूचर्स आ चुके हैं और बैंक निफ्टी का स्पॉट अभी 32,970 के आसपास चल रहा है। तो रिकवरी पॉइंट तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसके जो मेजर कंटेंडर होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि हाँ ये चला सकते हैं, उसमें ऐसा कोई शेयर उभर के सामने नहीं आया। ऐसा नहीं है कि कोई शेयर सुबह 5% नीचे था, उसने अपनी पूरी गिरावट को ख़त्म कर दिया हो। हाँ, गिरावट आधी ज़रूर कर दी है, 25% कम कर दी है। उसमें एक ICICI बैंक है, आप देख पा रहे होंगे सुबह 5.5% ज़्यादा की गिरावट के साथ था, अभी 4% है। थोड़ा फेडरल बैंक ने अपनी गिरावट को कम किया है, बस ऐसा ही है, इसके अलावा वैसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। राजेश जी, ना तो आप ICICI से हैं, ना ही श्रीकांत जी ICICI से हैं, आप एक कोटक से हैं और एक एक्सिस से हैं। तो ICICI के लिए तो फ्रीडम है दोनों के पास, तो ICICI दोनों जरा बता दीजिए। मेरे को ना एक्चुअली इसको रखना नहीं है, मेरे को एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ICICI बैंक को ट्रेड करना है। 600 का स्टॉप लॉस, 800 का टारगेट, चलेगा? तो देखिए डिम्पी जी, प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो काफी अट्रैक्टिव लेवल पे ICICI बैंक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ऑलरेडी स्टॉक है। इवन पूरा बैंक निफ्टी का भी अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड करते हुए दिख रही है। तो देखिए, अगर हम 600 रुपए का स्टॉप लॉस को मेंटेन करके यहाँ पे बाय करने की चेष्टा करेंगे तो बिल्कुल ये सही जगह। अगर यहाँ से 10-20 रुपए और करेक्ट भी होता है तो भी ऐड कर सकते हैं। 600 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो बिल्कुल 800 के टारगेट इसमें आते हुए दिखेंगे। क्वालिटी लार्ज कैप प्राइवेट प्लेयर बैंक है, तो हमें नहीं लगता कि इसमें अब यहाँ से ज्यादा गिरावट बनेगी। मार्केट के चलते जरूर वोलेटाइल रह सकता है, लेकिन 600 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे और इसको थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करेंगे तो बिल्कुल 750-800 तक के अपसाइड के टारगेट बिल्कुल इसमें आते हुए दिख सकते हैं। बंद होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं निफ्टी के और बाज़ार के आज, लेकिन वैसे गिरावट के हिसाब से देखें तो रिकवरी, कोई शार्प रिकवरी वगैरह सच नहीं है। आप जो डेज लो देख पा रहे हैं, जिससे अभी बार बार हमारे टिकर बैंड आपको दिखा रहे हैं कि हाँ रिकवरी है 500 पॉइंट की। एक्चुअली देखा जाए फॉल के सामने से रिकवरी की कोई खास अहमियत नहीं है। 350 अंकों की गिरावट, यानी कि 2% का कट आज निफ्टी पे और लगा और बैक टू बैक निफ्टी को 18,500 से 15,000, आज 16,000 पहली बार हम देखेंगे उसके नीचे भी क्लोज कर पाएंगे, 16,000, 15,888 के आसपास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। कुछ एक और शेयर है, एक शेयर अभी भी लिस्ट में मेरी आया है जो कोशिश कर रहा है थोड़ा हरे निशान में आने की, वो है इंडियन होटल्स। श्रीकांत जी एक बार जरा ये चेक करेंगे, इंडियन होटल्स, इसको क्रूड से तो कोई लेना देना है नहीं जो प्राइमा फेसी असर दिखता है, बट हाँ ग्लोबल स्लो डाउन से, भारतीय बाजार की ग्रोथ से, भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ से सबसे लेना देना है। इंडियन होटल्स जरा आप चार्ट वाइज चेक कर लीजिए। बिल्कुल, तो देखिए हमें इंडियन होटल का चार्ट इनफैक्ट काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन ये भी स्टॉक अपने ब्रेकआउट के काफी नजदीक जाके उसमें उधर से उसने एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है और एक वापस एक सेल ऑफ बना है।
इसकी जो रेंज बनी है वो ब्रॉडर रेंज है 230 की और लोअर रेंज है तकरीबन 175 की। स्टॉक वैसे आज के दिन में अगर आप देखें तो 180 के करीब आया था, एक रिवर्सल ट्रेंड बना चुका है, लेकिन यहाँ से हमें लगता है कि पोजिशनल व्यू बिल्कुल इसमें बनाया जा सकता है और आने वाले दिनों में हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 230-225 के लेवल्स दिखाएगा और इनफैक्ट उन लेवल्स को भी ये क्रॉस करेगा। और रेक्टेंगल फॉर्मेशन जो भी होते हैं वो मुझे काफी अच्छे लगते हैं और अगर स्पेसिफिकली अगर ये रेक्टेंगल फॉर्मेशन अगर लार्ज कैप कंपनीज में अगर आते हैं तो बिल्कुल उसका हमें एक पॉजिटिव कन्वर्जन देखने मिलता है। तो करंट लेवल से कोई भी गिरावट अगर आती है तो बिल्कुल इसमें निवेश किया जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेड से बचे क्योंकि मार्केट में एक ब्रॉडर मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसी वजह से सभी में सेलिंग चल रहा है और ये सब स्टॉक्स जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स है। बट अगर एक लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसे लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, ठीक है। थोड़ी देर पहले ना आप नीचे भी खबर भी देख पा रहे थे कि